एपिसोड 136 टू 145। बीवी, ये फोन पसंद आया? अभय सिंह ने सुनहरा हुआवे मोबाइल शालिनी गुप्ता को थमाया और मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ। शालिनी ने फोन लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन किया और स्क्रीन पर उंगलियां फेरकर देखी। ये काफी तेज चल रहा था। उसने कैमरा खोला, अभय की तरफ टारगेट किया और एक फोटो खींच ली। तस्वीर काफी साफ थी। फोटो में अभय की नाक ऊंची और चेहरा हैंडसम था। पतली लंबी भौहें और साफ आंखें। वो सचमुच बहुत आकर्षक लग रहा था। लाइका डबल कैमरा इतना शानदार था कि अभय को पहले के किसी लड़के से कहीं ज्यादा हैंडसम दिखा रहा था। अगर वो स्टार बन जाए तो 80 साल की दादी से लेकर 3 साल की छोटी बच्ची तक सब उसकी दीवानी हो जाए। उसका चार्म इतना घातक था। क्या आप पूछ रहे हैं कि 80 साल की दादी को सुंदरता की समझ होगी? तो आप बिल्कुल गलत है। आपको पता होना चाहिए कि महारानी वू 82 साल की उम्र में मरी थी और आखिरी वक्त तक पुरुषों के साथ सोती थी। चांगजोंग जैन और यीजी जैन भाइयों ने उनकी देखभाल की थी। वो सब उनके युवा साथी थे। तो हाँ, 80 साल की दादी भी अभय सिंह की खूबसूरती को समझ सकती है। लेकिन सच कहें तो अभय का सौभाग्य था कि वो आधुनिक समाज में पैदा हुआ। अगर वो तांग राजवंश में होता तो महारानी वू उसे अपना शुगर बेबी बना लेती। कोई चारा नहीं। बादशाहों को सुंदरियां पसंद थी और महारानियों को हैंडसम पुरुष। इससे भी पता चलता है कि अभय कितना आकर्षक था। अभय की खूबसूरती देखकर शालिनी की खूबसूरत आंखें चमक उठीं और वो उसे एकटक देखने लगी। सचमुच इंसान को उसके चेहरे से जज नहीं करना चाहिए। सोचा नहीं था कि ये लड़का इतना हैंडसम होगा। शालिनी ने मन ही मन सोचा, बीवी, क्या मैं इतना हैंडसम हूं कि तुम बेहोश होने वाली हो? अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नार्सिसिस्ट मत बनो, मैं बस यूं ही खो गई थी। शालिनी के ठंडे खूबसूरत चेहरे पर हल्की शर्मिंदगी झलकी। वो कभी नहीं मानेगी कि अभय की खूबसूरती ने उसे चौंका दिया था। हालांकि अभय सचमुच अभी बहुत हैंडसम लग रहा था, जिसने शालिनी का दिल पलट दिया। बीवी, 7 बज गए हैं, चलो खाना खाते हैं और वापस चलते हैं। अभय ने आसमान की तरफ देखा और पाया कि अंधेरा हो चुका था। किचन में खाना नहीं था। अगर उसे बनाना होता तो सुपरमार्केट से सामान खरीदना पड़ता, जो बहुत झंझट था। रेस्तरां जाना आसान था। ठीक है, हम 5वीं मंजिल के फूड गार्डन चलते हैं। शालिनी ने ठंडी और शालीन मुस्कान दी। उसकी नाजुक फिगर 5वीं मंजिल के फूड गार्डन की तरफ बढ़ चली। तियानहुआ मॉल की 5वीं मंजिल खाने की जगह थी। ढेर सारे रेस्तरां, वेस्टर्न फूड, भारतीय खाना सब यहां मौजूद था। फ्रूट सलाद, स्टेक, पास्ता, पिज्जा, हॉटपॉट, बारबेक्यू और ढेर सारी चीजें थी। कुछ ही पलों में दोनों 5वीं मंजिल पर पहुंच गए। अभय ने पूछा, बीवी, क्या खाना चाहती हो? फ्रूट सलाद। शालिनी के लाल होंठ हल्के से मुड़े और उसने कहा, वो अपनी फिगर मेंटेन करना चाहती थी और डाइट कंट्रोल करती थी। खासकर डिनर में कम से कम खाती थी। मिसाल के तौर पर वो अक्सर फ्रूट सलाद जैसी चीजें लेती थी। हॉटपॉट, स्टेक और पास्ता भले ही स्वादिष्ट हो, लेकिन उनमें कैलोरी ज्यादा होती थी, जिससे मोटापा बढ़ सकता था। फ्रूट सलाद में कैलोरी कम थी, तो ये डिनर के लिए सबसे सही था। ठीक है, फ्रूट सलाद ही खाते हैं। अभय ने सिर हिलाया और फ्रूट सलाद खाने को तैयार हो गया। दरअसल शालिनी की फिगर पहले से ही खूबसूरत थी। उसकी कॉलरबोन जेड की तरह चमकती थी। सीना भरा हुआ, कमर पतली और कूल्हे गोल। उसकी कर्व्स ग्रेसफुल थी। शालिनी जैसी फिगर के साथ वजन कम करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन औरतें फिर भी वजन कम करने की बात करती हैं, भले वो मोटी न हो। 1 एरो थ्रू द हार्ट फ्रूट सलाद शॉप। 5वीं मंजिल पर पहुंचते ही अभय की आंखें चमक उठीं। दीवार के पास पूर्व दिशा में उसे एक पिंक रेस्तरां दिखा। इस रेस्तरां का डिजाइन सादा और ब्राइट था, जो एक ताजा और गर्मजोशी का एहसास देता था। इसका नाम भी अच्छा था, 1 एरो थ्रू द हार्ट फ्रूट सलाद शॉप। रेस्तरां के ऊपर एक एरो थ्रू द हार्ट का लाल पैटर्न था, जो बहुत खूबसूरत था। अंदर खाने वाले ज्यादातर कपल्स थे। सर, मैडम, आप क्या खाना चाहेंगे? अभय और शालिनी जैसे ही रेस्तरां में बैठे, एक छोटे बालों वाली वेट्रेस तेजी से आई। यहां आपके पास किस तरह के फ्रूट सलाद है? अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। ये लड़का कितना हैंडसम है। अभय की मुस्कान देखकर वो छोटे बालों वाली लड़की खो गई। उसकी खूबसूरती से चक्कर खा रही थी। शालिनी ने खांसा और अपनी नाराजगी जाहिर की, जिससे वेट्रेस को होश आया। उसका छोटा सा चेहरा शर्म से लाल हो गया।
वो इस जवान लड़के की मुस्कान से इतना खो गई थी कि अब सोचकर शर्मिंदगी हो रही थी। सर, हमारे पास विटामिन सी फ्रूट सलाद, पोटैटो सलाद और मेडिटेरेनियन सलाद वगैरह है। वेट्रेस ने अपनी शर्मिंदगी छिपाते हुए धीरे से डिशेस के नाम बताए। 2 विटामिन सी फ्रूट सलाद और 2 नींबू पानी। अभय ने फिर से हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी वो हैंडसम मुस्कान ने वेट्रेस को फिर से मोहित कर दिया। मुस्कुराना बंद करो, शालिनी ने ठंडे लहजे में अभय से कहा। दरअसल उसे भी लगता था कि अभय की मुस्कान में जादू था, लेकिन वो इतना चार्मिंग था कि वो नहीं चाहती थी कि वो मुस्कुराए। वेट्रेस का मोहित होना उसे थोड़ा जलन दे रहा था। मैं प्रोटेस्ट करता हूं, मैं क्यों नहीं मुस्कुरा सकता? मुस्कुराना तो इंसानों में दोस्ताना रवैया दिखाने का तरीका है। अभय ने आंखें घुमाई और विरोध में चिल्लाया। प्रोटेस्ट खारिज। मैंने कहा कि मुस्कुराना नहीं है तो नहीं मुस्कुराओगे। तुम डिक्टेटर हो। हां, मैं डिक्टेटर हूं। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तुमने कहा ना मुस्कुराना नहीं, तो मैं नहीं मुस्कुराऊंगा। अभय ने मुस्कुराना छोड़ दिया और सीधा बैठ गया जैसे कोई सन्यासी हो। पफ। अभय का सीरियस लुक देखकर शालिनी हंस पड़ी। उसकी हंसी बर्फ की चोटियों के पिघलने, फूलों के खिलने जैसी थी, बेहद मोहक। पूरा रेस्तरां उसकी हंसी से रोशन हो गया। बीवी, तुम हंसते वक्त बहुत खूबसूरत लगती हो। अभय की आंखों में हल्का जोश आया और उसने तारीफ की। बकवास मत करो, मत देखो। शालिनी ने अभय को घूरा और कहा। उसका चेहरा खूबसूरत और चार्मिंग लग रहा था। बीवी, तुम सचमुच बहुत सख्त हो। मुझे मुस्कुराने नहीं देती, देखने भी नहीं देती। बस मुझे मरने के लिए कह दो। अभय ने आंखें घुमाई और उदास होने का नाटक किया। थोड़ा सख्त, यह था अभय का शालिनी के बारे में कमेंट। हालांकि उसे शालिनी का यह सख्त रवैया थोड़ा पसंद भी था। उसकी बीवी को ज्यादा हंसना चाहिए। हमेशा ठंडा चेहरा रखना कितना बोरिंग है। कितनी खूबसूरत लड़की। एक सूट में आए युवक ने शालिनी की मुस्कान देखी और उसकी आंखों में जोश के साथ हरी चमक दिखी। ये औरत इतनी खूबसूरत है, मुझे इसे पटाना ही है। सूट वाला युवक उत्साहित हो गया। वो तेजी से शालिनी की तरफ बढ़ा, जेंटलमैन की तरह पोज बनाया, अपना दाया हाथ बढ़ाया और बोला, खूबसूरत महिला, भीड़ में मिलना आसान नहीं होता। क्या हम एक दूसरे को जान सकते हैं? कोई दिलचस्पी नहीं। शालिनी ने सूट वाले युवक को एक नजर देखा। न उसने हाथ बढ़ाया, न ही उससे हाथ मिलाया। शालिनी का ठंडा रवैया देखकर सूट वाले युवक का चेहरा बदल गया। वो थोड़ा हारा हुआ सा लगा। उसने अपना दाया हाथ बढ़ाया था इस खूबसूरत महिला से हाथ मिलाने के लिए, लेकिन उसने हाथ नहीं मिलाया, जिससे वो थोड़ा अजीब महसूस करने लगा। खूबसूरत महिला, क्या हम हाथ मिलाकर दोस्त बन सकते हैं? शालिनी गुप्ता के मना करने के बावजूद सूट वाला युवक हार मानने वाला नहीं था। उसने अपना हाथ बढ़ा रखा था और शालिनी से हाथ मिलाना चाहता था। कोई दिलचस्पी नहीं। इस बार शालिनी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, सीधे उसे इग्नोर कर दिया। शालिनी के दिमाग में सामने वाला लड़का सड़क किनारे की घास से ज्यादा अलग नहीं था, बस थोड़ा ज्यादा परेशान करने वाला था। लेकिन वो युवक जाहिर तौर पर हार मानने वाला नहीं था। वो अभी भी शालिनी से बात करना चाहता था। उसके हिसाब से जब कोई खूबसूरत लड़की नखरे दिखाती है तो वो और ज्यादा आकर्षक लगती है। शालिनी जैसी खूबसूरती को हासिल करना आसान नहीं था। वो इस युवक की देखी सबसे खूबसूरत औरत थी। वो ये मौका छोड़ने वाला नहीं था। खूबसूरत महिला, शायद आपको मेरा नाम नहीं पता। मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम वीर चतुर्वेदी है। तियानहुआ मॉल के मालिक तियानहुआ चतुर्वेदी मेरे चाचा है। युवक ने नार्सिसिस्ट अंदाज में कहा और अपनी पहचान जाहिर की। आखिरकार तियानहुआ चतुर्वेदी पूर्वांचल शहर में काफी मशहूर थे। तियानहुआ मॉल के मालिक होने के नाते उनकी संपत्ति 100 करोड़ से ज्यादा थी। उनके भतीजे वीर चतुर्वेदी मॉल के मैनेजर थे, जिनकी सालाना इनकम लाखों में थी। वीर आमतौर पर मॉल में लड़कियों को खाते हुए देखता और उनसे बात करता था। ज्यादातर लड़कियां उसकी पहचान जानकर उत्साहित हो जाती थी और उसके गले लग जाती थी। कुछ तो होटल तक उसके साथ चली जाती थी। आज के समाज में अगर आपके पास पैसा और स्टेटस है तो ज्यादातर औरतें आकर्षित हो जाती हैं। औरतें साइकिल पर मुस्कुराने से ज्यादा BMW में रोना पसंद करती हैं। जहां तक प्यार की बात है, वो तो होता है,
लेकिन बहुत कम। ज्यादातर औरतें पैसों और मटेरियल के आगे हार मान लेती हैं। वीर को यकीन था कि अपनी पहचान जाहिर करते ही सामने वाली खूबसूरत लड़की उसके पास आ जाएगी। वो गोल्डन बैचलर था जिसे ढेर सारी लड़कियां पसंद करती थी। रेस्तरां में मौजूद लोग वीर को शालिनी का पीछा करते देख गपशप करने लगे। मैनेजर चतुर्वेदी फिर से खूबसूरत लड़कियों के पीछे पड़ गए। क्या इस बार कामयाब होंगे? बिल्कुल होंगे। मैनेजर चतुर्वेदी के पास ढेर सारा पैसा है। औरतों को पैसा पसंद होता है। सच कहा। मैनेजर चतुर्वेदी ने 4 से 5 लड़कियों को पटाया और सब हासिल कर ली। हाय, एक और खूबसूरत लड़की मैनेजर चतुर्वेदी के हाथ लगने वाली है। कितना अफसोस। आसपास के लोग वीर को देख रहे थे कि वो कैसे उस खूबसूरती का पीछा कर रहा था। ये लोग रेस्तरां के मालिक और स्टाफ थे। वो मॉल में काम करते थे और मैनेजर चतुर्वेदी को अच्छे से जानते थे। उन्हें इस मैनेजर से थोड़ा डर भी लगता था। हरामजादे, मेरे सामने मेरी बीवी को पटाने की हिम्मत। अभय सिंह का चेहरा हल्का सा बदल गया। वीर को शालिनी को बार बार परेशान करते देख वो गुस्से में था। हालांकि ये भी दिखाता था कि शालिनी कितनी चार्मिंग थी। रेस्तरां में आते ही लोग उससे बात करने चले आए। कमबख्त, मेरी बीवी को पटाने की हिम्मत। मरना चाहता है क्या? वीर चतुर्वेदी, क्या तुमने सुबह ब्रश किया था? अभय ने वीर की तरफ देखा, चेहरे पर मुस्कान लिए, लेकिन उस मुस्कान में ठंडक की किरणें थी। अगर वो अंडरवर्ल्ड का आदमी होता तो उसे पता होता कि जब वुल्फ किंग ठंडी मुस्कान देता है तो सामने वाले की खैर नहीं। ये बुरा शगुन था। क्या मतलब? अभय का सवाल सुनकर वीर की भौहें सिकुड़ गई। उसका चेहरा कंफ्यूजन से भरा था। दरअसल उसने पहले भी इस खूबसूरत लड़की के पास वाले लड़के को नोटिस किया था। वो हैंडसम लगता था, लेकिन गरीब दिखता था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया था। उस जैसे अमीर आदमी के लिए गरीबों की कोई अहमियत नहीं थी। वो उनके साथ एक दुनिया में नहीं रहते थे। तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। लगता है सुबह ब्रश नहीं किया। हवा खराब करना बंद करो। 2 शब्द निकल ले। अभय ने ठंडे लहजे में ताने मारे। अपनी बीवी को पटाने वाले इस लड़के के लिए उसने अपना चेहरा सख्त कर लिया। वो उसे बेरमी से बेइज्जत करना चाहता था। तियानहो मॉल का जनरल मैनेजर नहीं हो तुम? मैं पूरे मॉल में तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा। अभय ने मन में गुस्से से सोचा, लड़के, तुम मुझे गाली देने की हिम्मत करते हो और कहते हो मेरा मुंह बदबू मारता है। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? वीर का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। वो तियानहुआ मॉल का जनरल मैनेजर था। अपने चाचा को छोड़कर इस मॉल में उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं था। सब उससे सावधान रहते थे और कोई उसे गाली देने की हिम्मत नहीं करता था। अभय पहला था जिसने उसे गाली दी। तुम कौन हो? इससे हमें कोई मतलब नहीं। आजकल स्मॉग बहुत है। तुम जैसे लोग जो रोज ब्रश नहीं करते और बदबू फैलाते हैं, वो हवा को खराब करते हैं। निकल ले। अभय ने ठंडी मुस्कान दी और वीर को हवा प्रदूषण का गुनहगार ठहरा दिया। अभय के तानों को सुनकर वीर की नाक टेढ़ी हो गई। कमबख्त, हवा का प्रदूषण फैक्ट्रियों के कचरे से होता है। मेरे ब्रश करने से इसका क्या लेना देना? वीर को एक बात समझ आई। ये लड़का उसे गाली दे रहा था, जिससे वो बहुत गुस्से में था। आसपास के लोगों ने सुना कि उसने ब्रश नहीं किया और उसे अजीब नजरों से देखने लगे। हालांकि उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने सचमुच सुबह ब्रश नहीं किया था। लेकिन सामने वाला लड़का ये कैसे जान गया? वो हैरान था और जवाब नहीं ढूंढ पा रहा था। क्या इस लड़के ने उसके घर में कैमरा लगाया था? फिर उसने सोचा कि यह मुमकिन नहीं था। उसका घर हाई लेवल रेसिडेंशियल एरिया में था, जहां सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। वो सामने वाले लड़के को नहीं जानता था। वो उसके घर कैसे जा सकता था? वीर का गुस्सा भड़क गया। सामने वाले लड़के ने उसकी बेइज्जती की थी, तो वो जाहिर तौर पर जवाब देना चाहता था। छी,
तुम कैमोफ्लाज आउटफिट पहने हो, गरीब लगते हो। इस खूबसूरत लड़की का चेहरा और फिगर इतना ग्रेसफुल है, इसे सिर्फ मेरे जैसे अमीर लोग संभाल सकते हैं। तुम गरीब हारे हुए हो, पैसे नहीं है तो निकल ले। वीर ने घमंड से मुस्कुराते हुए अपनी कलाई पर रोलेक्स घड़ी दिखाई। उसका चेहरा अहंकार और श्रेष्ठता से भरा था। रोलेक्स घड़ी कम से कम लाखों की थी। वीर उस रोलेक्स से शोफ करना चाहता था और अभय को पीछे हटाना चाहता था, क्योंकि उसने देख लिया था कि इस लड़के के सारे कपड़े मिलाकर भी उसकी रोलेक्स की वैल्यू से मुकाबला नहीं कर सकते। रोलेक्स पहनकर क्या शोफ कर रहे हो? बाहर से ठीक लगते हो, लेकिन ब्रश नहीं करते और मुंह से बदबू आती है। निकल ले, हम खाना खा रहे हैं। अभय ने भौहें चढ़ाई और वीर को डांटा। उसके बैंक में 100 करोड़ से ज्यादा थे। वो एक नहीं, 1000 रोलेक्स खरीद सकता था। लड़के, ये फ्रूट सलाद शॉप है, हाई क्लास रेस्तरां। क्या तुम इसे अफोर्ड भी कर सकते हो? कुछ लोग पैसा नहीं रखते, लेकिन ढोंग करते हैं। निकलने वाला तुम्हें चाहिए। वीर का चेहरा उदास था। उसकी आंखों में ठंडक की छाया थी। आखिरकार वो तियानहुआ मॉल का जनरल मैनेजर था, जिसकी सालाना इनकम लाखों में थी। सामने वाला गरीब लड़का उसे निकलने को कह रहा था। इससे वो बहुत गुस्से में था। जिसे मैं डांट रहा हूं वो तुम हो। थोड़े से पैसे कमा लिए और इतना घमंड। मेरे सामने शोफ करने की औकात नहीं है तुम्हारी। निकल ले। सामने वाला वीर सचमुच बहुत इरिटेटिंग था। थोड़े से पैसों के साथ शोफ कर रहा था। हरामजादे, दूसरों के सामने ढोंग कर सकते हो, लेकिन मेरे सामने ये सब करने की हिम्मत की। बेइज्जती मांग रहे हो क्या? अभय का दिल बहुत खफा था। तुम तो साफ तौर पर गरीब हो। क्या कभी फ्रूट सलाद खाया भी है? क्या तुम्हें पता है इसे कैसे बनाते हैं? मेरे जैसे अमीर लोग न सिर्फ इसे बार बार खाते हैं, बल्कि इसे बना भी सकते हैं। मुझे तुम जैसे गरीबों से सख्त नफरत है, जो बस बड़बोलेपन में माहिर है। वीर चतुर्वेदी ने ठंडे लहजे में अभय सिन्हा को ताने मारे। वो बहुत छोटी बातों का बदला लेने वाला इंसान था। अभय ने उसकी बेइज्जती की थी कि उसने ब्रश नहीं किया और उसका बदबूदार मुंह हवा को खराब कर रहा है। जवाब में वीर ने अभय को गरीब कहा और ताना मारा कि उसे फ्रूट सलाद बनाना नहीं आता। तियानहुआ मॉल के जनरल मैनेजर होने के नाते वीर को फ्रूट सलाद की अच्छी समझ थी। उसने विदेशी रेस्तरां में इसे बनाना सीखा था। फ्रूट सलाद की शुरुआत पश्चिमी देशों से हुई थी। फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क और इटली जैसे देशों में इसे सबसे अच्छा खाया जाता था। वीर ने फ्रांस के एक मिशेलिन 3 स्टार रेस्तरां में फ्रूट सलाद बनाना सीखा था। फ्रूट सलाद एक हाई क्लास खाना था। सिर्फ ऊंचे तबके और अमीर लोग ही इसका मजा ले सकते थे। हां, भारत में भी अगर कोई अमीर हो तो इसे खा सकता था। फिर भी भारत का फ्रूट सलाद उतना ऑथेंटिक नहीं था जितना फ्रांस का। वीर जानता था कि औरतों को फ्रूट सलाद सबसे ज्यादा पसंद होता है, न सिर्फ इसके मीठे स्वाद की वजह से, बल्कि इसलिए भी कि यह वजन कम करने में मदद करता है। तो ये औरतों का फेवरेट था। इसलिए उसने शालिनी के सामने शोफ करने के लिए कहा कि वो फ्रूट सलाद बना सकता है और साथ में अभय को नीचा दिखाने की कोशिश की। वीर के इस शोफ को अभय अच्छे से समझ गया, लेकिन इस बार वीर ने गलत इंसान से पंगा ले लिया। अभय सिन्हा कौन था? वो अंडरवर्ल्ड का वुल्फ किंग था, जिसने दुनिया भर के खाने चखे थे और उन्हें बनाना भी जानता था। समुद्र की बड़ी शार्क को भी वो लजीज डिश बना सकता था। फ्रूट सलाद तो छोटी बात थी। अभय का चेहरा उदास था। उसकी आंखों में ठंडक की चमक थी। वो वीर को बेरमी से सबक सिखाने वाला था। वीर चतुर्वेदी, तुम कह रहे हो कि तुम्हें फ्रूट सलाद बनाना आता है? अभय ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा। बिल्कुल, मैंने फ्रांस के एक 3 मिशेलिन स्टार रेस्तरां में काम किया है। वहां का फ्रूट सलाद सबसे बेस्ट था। वीर ने सिर थोड़ा ऊंचा किया। उसका चेहरा घमंड से भरा था। वीर का अहंकारी रवैया देखकर अभय को उसे लात मारने का मन हुआ, लेकिन फिर सोचा
सिर्फ लात मारना उसके लिए बहुत हल्की सजा होगी। मैं फ्रूट सलाद से ही उसकी बेइज्जती करूंगा। जिस चीज पर दुश्मन को सबसे ज्यादा घमंड हो, उसे कुचलने में मजा ही अलग है। मैं बताना भूल गया, दरअसल मुझे भी फ्रूट सलाद बनाना आता है। यहां तक कि इंग्लैंड की रानी ने भी कहा था कि ये लजीज है। अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें फ्रूट सलाद बनाना आता है? और इंग्लैंड की रानी ने उसे चखा भी? छी! वीर ने सिर हिलाया। उसका चेहरा नफरत से भरा था। तुम अपने आप को क्या समझते हो, सलाद क्वीन कैथरीन? अगर मैं तुम्हारी बात चेक नहीं कर सकता तो तुम बकवास शुरू कर देते हो। वीर के अलावा आसपास के लोग भी अभय को तिरस्कार से देखने लगे। उन्हें लग रहा था कि वो पूरा झूठ बोल रहा है। पति, बड़बोलापन मत करो ना। शालिनी का खूबसूरत चेहरा लाल हो गया। उसने अपने चांदी जैसे सफेद दांत काटे और थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। उसे भी लग रहा था कि उसका पति ज्यादा ही ढोंग कर रहा है। तुमने कहा कि फ्रूट सलाद खाया है, शालिनी शायद मान लेती, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें इसे बनाना आता है और इंग्लैंड की रानी ने तुम्हारा फ्रूट सलाद चखा है। ये तो पूरा बकवास है। आसपास के लोगों को यकीन नहीं था कि अभय फ्रूट सलाद बना सकता है, जिससे अभय की भौहें हल्की सिकुड़ गई। खासकर जब उसने देखा कि शालिनी को भी भरोसा नहीं है, तो वो थोड़ा उदास हो गया। तुम सबको यकीन नहीं कि मैं फ्रूट सलाद बना सकता हूं। आज मैं बनाकर दिखाऊंगा। अभय ने ठान लिया कि वो अपनी काबिलियत सबको दिखाएगा। मजाक मत करो। अगर तुम फ्रूट सलाद बना सकते हो तो सूरज पश्चिम से उगेगा। वीर का चेहरा तिरस्कार से भरा था। उसकी आंखों में अविश्वास था। उसे लग रहा था कि अभय बकवास कर रहा है। फ्रूट सलाद बनाना बहुत मुश्किल है। आम लोग इसे बिल्कुल नहीं बना सकते। सिर्फ वही लोग जो विदेशी रेस्तरां में सीखे हों, थोड़ा बहुत तरीका जानते हैं। वीर चतुर्वेदी, क्या तुम शर्त लगाना चाहते हो? हम दोनों एक एक प्लेट फ्रूट सलाद बनाएंगे। जो भी खराब बनाएगा वो हारेगा, और हारा हुआ शख्स मॉल में नंगा दौड़ेगा। हिम्मत है? अभय ने ठंडी मुस्कान दी और अपनी सोच जाहिर की। वो वीर की बेइज्जती करना चाहता था। उसे मॉल में नंगा दौड़ाकर ऐसा सबक सिखाना चाहता था कि वो फिर कभी सिर न उठा सके, क्योंकि इसने उसकी बीवी को पटाने की हिम्मत की थी। शर्त थोड़ी बड़ी थी। अभय की बात सुनकर वीर का चेहरा अचानक बदल गया। आखिरकार वीर तियानहुआ मॉल का जनरल मैनेजर था। मॉल के सारे व्यापारी और कस्टमर उसे जानते थे। अगर वो मॉल में नंगा दौड़ा तो ये बहुत शर्मनाक होगा। वो मॉल में नहीं रह पाएगा और उसे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सामने वाले ने कहा कि फ्रूट सलाद बनाने में उससे मुकाबला करेगा। इससे वीर का चेहरा खुशी से भर गया, क्योंकि फ्रूट सलाद बनाना वो सबसे अच्छे से जानता था। तुमने कहा था न कि तुम्हें फ्रूट सलाद बनाना आता है, तो फिर मेरे साथ शर्त क्यों नहीं लगाते? डरपोक! अभय ने वीर को घूरा। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा था। किसे डरपोक कह रहे हो? बिल्कुल तुम्हें, छोटा मुर्गा, हरामजादे। मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाऊंगा। जो हारेगा वो मॉल में नंगा दौड़ेगा। वीर की भौहें सिकुड़ गई और उसने शर्त मान ली। मैंने फ्रांस के 3 मिशेलिन स्टार रेस्तरां में काम किया है और फ्रूट सलाद में मेरा कोई जवाब नहीं। मेरे साथ शर्त लगाकर तुम जरूर हारोगे। वीर के मन में थोड़ा घमंड था। अभय और वीर की शर्त सुनकर आसपास के लोगों के चेहरों पर उत्साह छा गया। ये लोग मॉल के मालिक और कर्मचारी थे और वीर को अच्छे से जानते थे। वीर ने 1 एरो थ्रू हार्ट फ्रूट सलाद शॉप में भी काम किया था। उसका बनाया फ्रूट सलाद सचमुच लजीज था। ये लड़का कौन है जो मैनेजर चतुर्वेदी से फ्रूट सलाद बनाने में मुकाबला करने की हिम्मत कर रहा है? सचमुच मरने की चाहत है। सही कहा, मैनेजर चतुर्वेदी ने फ्रांस के रेस्तरां में काम किया है। मैंने चखा था। उनका फ्रूट सलाद सचमुच अच्छा था। ये लड़का तो गया, शायद इसे बाद में नंगा दौड़ना पड़े। आसपास के लोग शोर मचाने लगे। अभय को देखने वाली उनकी नजरें आलोचना से भरी थी। उन्हें लग रहा था कि वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहा है। लोगों की बातें सुनकर
शालिनी का ठंडा और शालीन चेहरा हल्का सा बदल गया। उसकी लंबी पतली पलकें झपकी। वो थोड़ा परेशान थी। उसने कभी अभय को फ्रूट सलाद बनाते नहीं देखा था और उसे नहीं लगता था कि वो बना सकता है। वरना हम चले, इसके साथ मुकाबला मत करो। शालिनी के लाल होंठ हल्के से मुड़े और उसने अभय से धीरे से कहा। वो नहीं चाहती थी कि अभय यहां बेइज्जत हो। अगर अभय हारा तो उसे मॉल में नंगा दौड़ना पड़ता। अगर लोगों को पता चला कि उसका पति मॉल में नंगा दौड़ रहा है तो उसे बहुत शर्मिंदगी होगी। तुम्हें यकीन नहीं कि मैं जीतूंगा? शालिनी का चेहरा देखकर अभय समझ गया कि उसे भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे तुम पर यकीन नहीं। अच्छा फ्रूट सलाद बनाना बहुत मुश्किल है। तुमने कभी सीखा नहीं तो कैसे करोगे? मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूं। मैं नहीं चाहती कि तुम नंगा दौड़कर बेइज्जत हो। निश्चिंत रहो, मुझे सचमुच फ्रूट सलाद बनाना आता है। अगर आता भी है तो जरूरी नहीं कि तुम जीतो। फिक्र मत करो, मैं जीतूंगा। अभय ने हल्के से मुस्कुराया और शालिनी को आंख मारी। उसका चेहरा कॉन्फिडेंस से भरा था। दरअसल वर्ल्ड फ्रूट सलाद क्वीन कैथरीन अभय की टीचर थी। दुनिया में सबसे बेहतरीन फ्रूट सलाद बनाने वाली उस औरत ने अपनी जान बचाने के लिए अभय को अपनी कला सिखाई थी। अभय से फ्रूट सलाद बनाने में मुकाबला करना ऐसा था जैसे असली उस्ताद के सामने अपनी कला दिखाना, सीधे मरने की राह। मैं विटामिन सी किंग फ्रूट सलाद बनाने जा रहा हूं। तुम कौन सा फ्रूट सलाद बनाने वाले हो? वीर चतुर्वेदी ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। फ्रांस के रेस्तरां में उसकी सबसे बेहतरीन डिश यही विटामिन सी किंग फ्रूट सलाद थी। यह सलाद कस्टमर्स के बीच काफी पॉपुलर थी। इसमें विटामिन की मात्रा ज्यादा थी और ये स्किन को निखारती थी। मैं भी विटामिन सी किंग सलाद बनाऊंगा। अभय ने सिर हिलाया और सलाद बनाने की तैयारी शुरू की। अगर अभय कोई दूसरा फ्रूट सलाद बनाता तो विजेता तय करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि हर किसी का टेस्ट अलग होता है। लेकिन अगर दोनों एक ही डिश बनाएं तो यह साफ हो जाएगा कि कौन सा ज्यादा स्वादिष्ट है। हां, अगर मैं सबसे बेहतरीन विटामिन सी किंग सलाद बनाऊंगा तो तुम जरूर हार जाओगे। वीर हंसा जब उसने सुना कि अभय भी वही फ्रूट सलाद बनाने वाला है। उसका चेहरा खुशी से भर गया, मानो उसे अपनी जीत पहले से ही दिख रही हो। जब वीर फ्रांस के रेस्तरां में काम करता था तो उसने विटामिन सी किंग सलाद बनाना सीखा था। उसकी सलाद को 5 स्टार रेटिंग मिली थी और कस्टमर्स के बीच बहुत पॉपुलर थी। कौन जीतेगा ये तो अभी पता चलेगा। तुम पहले शुरू करो। अभय ने हाथ पीछे बांधे और वीर के कॉन्फिडेंट रवैये की परवाह नहीं की। खाना बनाने में कोई अभय को हरा नहीं सकता था, चाहे फ्रूट सलाद हो या कोई और डिश। ठीक है, मैं पहले बनाता हूं। वीर ने कॉन्फिडेंस से मुस्कुराया और छोटे बालों वाली वेट्रेस से जरूरी सामान लाने को कहा। वो सबके सामने फ्रूट सलाद बनाकर अभय को उसकी हार कबूल करवाना चाहता था। विटामिन सी किंग फ्रूट सलाद बनाने के लिए जरूरी सामान था हनी ड्यू, अंगूर, ड्रैगन फ्रूट, संतरा, कीवी और दही। ये बनाना आसान लगता था, लेकिन असल में बहुत मुश्किल था। सेब को काटकर उसमें अलग अलग डिजाइन बनाना, चेरी के बीज निकालना और नींबू को बराबर टुकड़ों में काटना पड़ता था। खाना बनाने में सबसे जरूरी चीज होती है चाकू की कला। शानदार चाकू स्किल से ही खूबसूरत डिश बनती है। वीर ने एक सफेद फ्रूट नाइफ उठाया और पहले सेब को छीला, फिर उसे ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं से 4 स्लाइस में काटा। हर स्लाइस पर एक फूल का पैटर्न बनाया। फूल इतना असली और खूबसूरत लग रहा था। सेब को तराशने के बाद उसने चेरी ली और टूथपिक से उसका बीज निकाला। आखिर में नींबू को 4 बराबर टुकड़ों में काटा। वो बहुत स्किल्ड लग रहा था। वीर की स्किल से साफ था कि उसे फ्रूट सलाद बनाना अच्छे से आता है। फ्रूट सलाद बनाने में 2 चीजें होती है, पहली फ्रूट्स और दूसरी सलाद ड्रेसिंग। ड्रेसिंग बहुत जरूरी होती है क्योंकि ये स्वाद का अहम हिस्सा होती है।
सलाद ड्रेसिंग बनाने के लिए जरूरी फ्रूट्स थे हनी ड्यू, अंगूर, ड्रैगन फ्रूट, संतरा, कीवी और दही। वीर ने हल्के से मुस्कुराया। उसने फ्रूट नाइफ से हनीड्यू को आधा काटा, बीज निकाले और उसे छोटे टुकड़ों में काट दिया। फिर अंगूरों को चॉप किया और एक स्कूपर से ड्रैगन फ्रूट का गूदा निकाला। कुछ ही पलों में सलाद ड्रेसिंग तैयार थी। वो सफेद दिख रही थी और काफी अच्छी लग रही थी। वीर ने सलाद ड्रेसिंग को सलाद के ऊपर डाला और बोला, मेरा विटामिन सी किंग सलाद तैयार है, कृपया इसे चखें। अभय और वीर की शर्त खाने की थी और इसके लिए टेस्टर्स चाहिए थे जो तय करें कि कौन सा फ्रूट सलाद बेहतर है। आसपास के लोग ही टेस्टर्स बन गए। उनकी राय सबसे निष्पक्ष होगी। आसपास के लोग फ्रूट सलाद की तरफ खिंचे चले आए। ये स्वादिष्ट लग रहा था। सबने एक एक पीस उठाया और चखा। लजीज, ये फ्रूट सलाद बहुत स्वादिष्ट है। सेब ताजा और खुशबूदार है। डिजाइन भी शानदार है। मैनेजर चतुर्वेदी सचमुच फ्रांस में पढ़े हुए शेफ है। ये बहुत लजीज है। मुझे ये चेरी पसंद आई। बीज पहले से निकाला हुआ है। मुझे सलाद ड्रेसिंग पसंद है। ड्रेसिंग में मीठापन और खट्टापन दोनों है। बहुत अच्छी है। वीर के फ्रूट सलाद को चखने वाले हर शख्स ने तारीफ की। लोगों की तारीफ सुनकर वीर बहुत खुश हुआ। उसने अभय को उकसाने वाली नजरों से देखा। तुम जरूर हारोगे। टेस्टर होने के नाते शालिनी ने भी वीर का फ्रूट सलाद चखा। उसे दोनों सलाद चखने थे ताकि वो तय कर सके कि कौन सा बेहतर है। भले ही शालिनी को वीर से नफरत थी, लेकिन उसे मानना पड़ा कि वीर का फ्रूट सलाद काफी अच्छा था। क्या तुम्हें जीतने का भरोसा है? शालिनी के चेहरे पर चिंता की झलक दिखी। उसने अभय को परेशानी भरी नजरों से देखा। उसने देख लिया था कि वीर का फ्रूट सलाद बहुत अच्छा है, इसलिए उसे डर था कि अभय हार जाएगा। फिक्र मत करो, मेरा फ्रूट सलाद उससे कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होगा। अभय ने शालिनी के कंधे पर हाथ रखा और कॉन्फिडेंस से कहा। अभय स्वाद का राजा था। उसके लिए फ्रूट सलाद बनाना बहुत आसान था। बड़बोले, अगर बना सकते हो तो बनाकर दिखाओ। शायद तुम्हें फ्रूट सलाद बनाना भी नहीं आता, वीर ने ठंडे लहजे में कहा, और उसे यकीन था कि अभय बस ढोंग कर रहा है। फ्रूट सलाद बनाना आसान लगता है, लेकिन अच्छा सलाद बनाना बहुत मुश्किल है। बिना कुछ सालों की प्रैक्टिस के अच्छा फ्रूट सलाद बनाना नामुमकिन है। अभी तक कुछ देखा ही नहीं। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली विटामिन सी किंग फ्रूट सलाद क्या होता है। अभय ने घमंड से मुस्कुराया और बड़े कदमों के साथ सामान की तरफ बढ़ा। उसने अपनी बाई उंगली हिलाई और चाकू को अपनी उंगली पर घुमाया। उसकी चाकू स्किल्स ने आसपास के लोगों को हैरान कर दिया। सिर्फ वही मास्टर शेफ जो बहुत स्किल्ड हो, चाकू को अपनी उंगली पर घुमा सकता है। स्विश स्विश स्विश। अभय ने तेजी से सेब काटे। पल भर में सेब 12 स्लाइस में कट गया। हर स्लाइस पर 2 फूल तराशे हुए थे। उसके बनाए सेब के स्लाइस वीर के मुकाबले 3 गुना ज्यादा थे। तराशे हुए फूल भी वीर से 2 गुने थे। बिना शक चाकू स्किल्स में अभय ने वीर को हरा दिया था। अभय की जादुई चाकू स्किल्स देखकर सब सन्न रह गए। उनकी आंखों में हैरानी भर गई। सेब को 12 स्लाइस में काटना और हर छोटे स्लाइस पर 2 फूल तराशना बहुत मुश्किल था। वीर ये कभी नहीं कर सकता था। फ्रूट सलाद में सबसे जरूरी स्वाद होता है। चाकू स्किल्स अच्छी होने से क्या फायदा? वीर का चेहरा उदास हो गया और उसने जलन भरे लहजे में कहा, जब उसने देखा कि सब अभय की चाकू स्किल से प्रभावित है। अच्छा, मैं तुम्हें हार मानने पर मजबूर कर दूंगा। अभय ने हल्के से मुस्कुराया और 4 चेरी टेबल पर रखी। उसने हल्के से थपकी दी और चेरी के बीज बाहर निकल आए। बीज निकालने के बाद भी चेरी पूरी तरह सही सलामत थी। वाह, क्या स्किल्स है! मैनेजर चतुर्वेदी ने टूथपिक से बीज निकाले थे। ये उससे कहीं ज्यादा शानदार है। आसपास के लोग एक बार फिर अभय की जादुई स्किल से हैरान थे। चेरी के बीज निकालने के बाद अभय ने नींबू को 12 टुकड़ों में काटा,
स्ट्रॉबेरी के बीज हटाए और फिर दही डाला। आखिर में अभय ने हनी ड्यू, अंगूर, ड्रैगन फ्रूट, संतरा और कीवी का जूस निचोड़ा। इस तरह की फ्रूट ड्रेसिंग सबसे अच्छी दिखती और स्वाद में भी बेस्ट होती थी। उसने हल्के से सलाद ड्रेसिंग को फ्रूट्स के ऊपर डाला। अभय का फ्रूट सलाद खुशबूदार और मीठा था। कितना खूबसूरत, खुशबूदार और मीठा फ्रूट सलाद। सलाद को देखकर और उसकी खुशबू सूंघकर सबकी आंखों में हैरानी की चमक थी। शालिनी और आसपास के लोग इस खूबसूरत फ्रूट सलाद से मोहित हो गए। स्वाद का सबसे ऊंचा स्तर वो होता है जो खूबसूरत दिखे, खुशबूदार हो और लजीज हो। तीनों खूबियां एक डिश में हो तो वो मास्टर शेफ की पहचान होती है। अभय का फ्रूट सलाद खूबसूरत और खुशबूदार था। ये पहले से ही वीर के फ्रूट सलाद से कहीं बेहतर था। अगर इसका स्वाद भी लजीज हुआ तो अभय सचमुच मास्टर शेफ होगा। शालिनी और आसपास के लोग इस खूबसूरत फ्रूट सलाद को चखने के लिए उत्साहित थे। ये मेरा बनाया हुआ फ्रूट सलाद है, सब लोग आकर चखें। अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए फ्रूट सलाद को सबके सामने रखा। सबसे पहले चखने वाली थी शालिनी। वो उसकी बीवी थी और जाहिर है पहले स्वाद लेने का हक उसी का था। चेरी चखते ही शालिनी मंत्रमुग्ध हो गई। वो हैरान थी क्योंकि फ्रूट सलाद इतना लजीज था। मेरा प्यारा सबसे बेस्ट है, इसका बनाया फ्रूट सलाद कमाल का है, शालिनी ने सोचा। वो पूरी तरह मोहित हो चुकी थी। ये सेब मैनेजर चतुर्वेदी के सेब से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। हां, ये चेरी भी कमाल की है, चिकनी और साबुत, बिना बीज के। बहुत लजीज है। सलाद ड्रेसिंग खुशबूदार और मीठी है, फ्रूट्स के जूस से बनी है। ये अब तक का सबसे बेहतरीन फ्रूट सलाद है जो मैंने चखा। आसपास के लोग अभय के फ्रूट सलाद को चखकर मंत्रमुग्ध हो गए। वो तारीफों में डूब गए और शालिनी की तरह मोहित हो गए। शालिनी का खूबसूरत चेहरा मुस्कान से भर गया। उसने अभय को थम्स अप दिया। उसके पति का बनाया फ्रूट सलाद इतना स्वादिष्ट था। ये वीर चतुर्वेदी के सलाद से कहीं ज्यादा लजीज था। दर्शक सबसे अच्छे जज होते हैं। सबको लगा कि अभय का फ्रूट सलाद कहीं बेहतर है। विजेता बिना शक अभय था। वीर को यकीन नहीं हुआ और उसने फ्रूट सलाद का एक टुकड़ा उठाकर चखा। सलाद चखने के बाद वीर भी सन्न रह गया। अभय का बनाया फ्रूट सलाद इतना स्वादिष्ट था। ये उसके सलाद से ज्यादा लजीज था। यहां तक कि फ्रांस में उसके टीचर के सलाद से भी बेहतर था। हार गया, मैं हार गया। वीर सुन्न पड़ गया और उदास हो गया। उसे अपने फ्रूट सलाद पर सबसे ज्यादा गर्व था। वो तियानहुआ मॉल का सीईओ बना था अपने स्वादिष्ट फ्रूट सलाद और तरागनार हुआ चतुर्वेदी से रिश्ते की वजह से। लेकिन अब जिस फ्रूट सलाद पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था, उसे अभय ने हरा दिया। इससे वो उदास हो गया। तुम हार गए, अब नंगा दौड़ने का वक्त है, अभय ने हाथ पीछे बांधे हुए कहा। दोनों ने शर्त लगाई थी कि जो हारेगा वो नंगा दौड़ेगा। अब वीर हार गया था तो उसे नंगा दौड़ना था। मैं हार नहीं मानता, वीर ने चेहरा बदलते हुए जोर से कहा। वो नंगा दौड़ना नहीं चाहता था। अगर वो ऐसा करता तो तियानहुआ मॉल में उसका काम करना मुश्किल हो जाता। ये बहुत शर्मनाक होता। इसलिए भले ही वीर जानता था कि उसका फ्रूट सलाद अभय जितना स्वादिष्ट नहीं था, फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। तुम हार मानना नहीं चाहते, लेकिन तुम हार चुके हो। हारा हुआ अपनी हार कबूल करता है। तुम क्यों इनकार कर रहे हो? अभय ने ठंडी मुस्कान के साथ तिरस्कार भरे लहजे में कहा। वो वीर जैसे लोगों को नीची नजर से देखता था। ये लड़का इतना बेशर्म था। हारने के बाद भी नंगा दौड़ने से मना कर रहा था। फ्रूट सलाद सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं होना चाहिए, उसमें पोषण भी होना चाहिए। मैंने फ्रूट्स छीले थे, तुमने नहीं। मैं हारा नहीं। वीर ने भौहें सिकोड़ते हुए जोर से विरोध किया। बेवकूफ, तुम शेफ हो और ये नहीं जानते कि सेब का सबसे पौष्टिक हिस्सा उसका छिलका होता है।
अभय ने ठंडे लहजे में तिरस्कार से कहा, ज्यादातर लोग सेब का छिलका हटा देते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि छिलके में सबसे ज्यादा पोषण होता है। छिलका हटाना बहुत बड़ी बर्बादी है। इसके अलावा सेब के छिलके में ढेर सारा पेक्टिन होता है। पेक्टिन आंतों को साफ करता है। ये वजन कम करने और स्किन के लिए भी फायदेमंद है। तुम हार गए। हारा हुआ अपनी हार कबूल करता है। जाओ और नंगा दौड़ो। हमें तुम्हें और नीचा मत दिखाओ। अभय ने हाथ पीछे बांधे हुए कहा। तभी एक जोरदार आवाज सुनाई दी, साहब, ये तो बस मजाक था। क्या आप मेरे लिए इसे छोड़ सकते हैं? फिर एक 40 साल का थोड़ा मोटा आदमी सूट में सामने आया। वो सिर ऊंचा करके दबंग अंदाज में चला। साफ था कि वो कोई बड़ा बॉस था। मैं तुम्हें क्यों इज्जत दूं? तुम कौन हो? अभय ने ठंडी मुस्कान दी और उस मिडिल एज्ड आदमी की परवाह नहीं की। वो आज वीर को नंगा दौड़ाने के लिए ठान चुका था। ये उसकी बीवी को पटाने की सजा थी। कोई उसका फैसला नहीं बदल सकता था। साहब, शायद आपको नहीं पता मैं कौन हूं। मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम तियानहुआ चतुर्वेदी है। मैं इस मॉल का बॉस हूं। मिडिल एज्ड आदमी ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। वो तियानहुआ मॉल का बॉस था, जिसकी नेट वर्थ 100 करोड़ थी। लोग उसे देखते ही चापलूसी करने लगते थे। माफ करें, ये मेरे और वीर चतुर्वेदी के बीच की शर्त है। हारा हुआ अपनी हार कबूल करता है। उसे आज नंगा दौड़ना ही होगा। तुम मुझे इज्जत नहीं दोगे? क्या तुम्हारी इज्जत बहुत कीमती है? अभय ने हल्के से मुस्कुराया, बिना परवाह किए। सब लोग तियानहुआ चतुर्वेदी की चापलूसी करते थे, यहां तक कि उससे डरते भी थे। लेकिन अभय को उससे कोई डर नहीं था। जवान लड़के, मेरे जैसे अमीर आदमी के अंडरवर्ल्ड में कनेक्शन है। तुम मुझ जैसे को नाराज करने की गलती नहीं कर सकते। तियानहुआ चतुर्वेदी ने धमकी दी और उसकी आंखों में गुस्से की चमक दिखी। वो किशोरावस्था में पूर्वांचल शहर में आया था और काम शुरू किया था। 10 साल बाद वो करोड़पति बना। उसने न सिर्फ अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया, बल्कि अंडरवर्ल्ड के कनेक्शंस भी बनाए। तुम मेरे साथ दौलत की तुलना करने लायक नहीं हो। अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए तिरस्कार से कहा। उसके बैंक अकाउंट में अभी 150 करोड़ रुपए थे। वो पूरा मॉल खरीद सकता था। अगर तियानहुआ चतुर्वेदी समझदारी न दिखाए तो वो उसे भी सबक सिखाएगा। जवान लड़के, तुम्हारे कपड़ों से पता चलता है कि तुम गरीब हो। तुम कहते हो कि तुम मुझसे ज्यादा अमीर हो। बड़बोलेपन की हद है। तियानहुआ चतुर्वेदी ने ठंडी मुस्कान दी और अभय को तिरस्कार से देखा। अभय के कपड़े ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए के थे। ऐसा लड़का उससे ज्यादा अमीर कैसे हो सकता है? क्या मजाक है। क्यों ना हम एक शर्त लगाएं। अगर मेरे बैंक अकाउंट में तुमसे ज्यादा पैसे हैं तो तुम वीर को नंगा दौड़ने दोगे। अगर मेरे पैसे तुमसे कम हैं तो मैं तुम्हें इज्जत दूंगा। वीर को नंगा नहीं दौड़ना पड़ेगा। अभय ने अपनी शर्त रखी और हल्के से मुस्कुराया। वो शर्त नहीं लगाना चाहता था, लेकिन तियानहुआ चतुर्वेदी बहुत इरिटेटिंग था, तो वो पैसे से उसकी बेइज्जती करना चाहता था। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाऊंगा। तियानहुआ चतुर्वेदी ने गर्व से मुस्कुराया और वेट्रेस से लैपटॉप लाने को कहा। उसने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स लैपटॉप में डाली और अभय से कहा, देखो, मेरे बैंक अकाउंट में 20 करोड़ रुपए हैं। तियानहुआ चतुर्वेदी की कुल संपत्ति 120 करोड़ रुपए थी, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 20 करोड़ थे। बाकी 100 करोड़ रुपए तियानहुआ मॉल में फिक्स्ड असेट्स थे। यानी अगर वो तियानहुआ मॉल बेच दे तो वो 100 करोड़ रुपए का होगा। लेकिन मॉल फिक्स्ड कैपिटल था और कैश के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता था। 20 करोड़ रुपए बहुत है क्या? ये तो कुछ भी नहीं। अभय ने हल्के से मुस्कुराया, बिना परवाह किए। उसके अकाउंट में एम्परर जेड की बिक्री से 150 करोड़ रुपए थे। तियानहुआ चतुर्वेदी अभय के सामने शोफ करके अपनी बेइज्जती करवा रहा था। दिखाओ जरा अपने बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, अगर हिम्मत है तो, तियानहुआ चतुर्वेदी ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा और अपने होंठ सिकोड़े। उसे लगता था
कि सामने वाला जवान लड़का बड़बोलेपन कर रहा है। उसके बैंक अकाउंट में 20 करोड़ रुपए थे, लेकिन इस लड़के ने कहा कि ये बहुत कम है। आजकल के युवा कितने घमंडी हो गए हैं। देखना चाहते हो तो दिखाता हूं। अभय ने हल्के से मुस्कुराया और लैपटॉप में अपने बैंक की जानकारी डाली। अभय के बैंक अकाउंट में पैसे देखकर सब सन्न रह गए। अकाउंट के आखिरी अंकों ने सबकी आंखें चौंधिया दी। ज्यादातर लोगों ने अपनी जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा था। कुछ लोगों ने अपनी आंखें मली और सोचा कि वो सपना देख रहे हैं या उनकी नजर धोखा खा रही है, लेकिन वो नंबर असली था और आंखों को चकाचौंध कर रहा था। वाह, 150 करोड़ रुपए। तियानहुआ चतुर्वेदी का मुंह खुला रह गया जब उसने बैंक अकाउंट में रकम देखी। वो हैरान था। 150 करोड़ रुपए, ये बहुत बड़ी रकम थी। इतने से तो तियानहुआ मॉल खरीदा जा सकता था। उसने इतने साल मेहनत की थी और 40 की उम्र में पहुंचा था, लेकिन वो इस जवान लड़के जितना अमीर नहीं था। ये उसके लिए बड़ा झटका था। तियानहुआ चतुर्वेदी का चेहरा सफेद पड़ गया और उसके माथे पर ठंडा पसीना छूटने लगा। जिसके बैंक अकाउंट में 150 करोड़ रुपए हो, वो जरूर किसी सुपर रिच परिवार से होगा या उसके बहुत मजबूत कनेक्शन होंगे। उसे पता था कि ये लड़का चाहे किसी भी तरह का हो, वो उससे पंगा नहीं ले सकता। प्यारे, तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? शालिनी का खूबसूरत चेहरा हैरानी से भर गया। उसका मुंह खुला रह गया जब उसने अभय के बैंक अकाउंट में पैसे देखे। वो अभय की बीवी थी और अभय को अच्छे से समझती थी। कुछ दिन पहले अभय ने उससे खाना खरीदने के लिए पैसे उधार मांगे थे। इतने कम वक्त में इतना पैसा कहां से आ गया, वो समझ नहीं पा रही थी और उसके मन में ढेर सारे सवाल थे। अब मैं वीर चतुर्वेदी को नंगा दौड़ने को कहूं तो तुम्हें कोई ऐतराज नहीं ना? अभय ने तियानहुआ चतुर्वेदी को घूरते हुए कहा। ठीक है, वीर चतुर्वेदी हार गया है तो उसे जाहिर है नंगा दौड़ना होगा। तियानहुआ चतुर्वेदी ने सिर हिलाया और पीछे हट गया। तियानहुआ चतुर्वेदी गांव में कचरा बीनने से शुरू हुआ था और तियानहुआ मॉल का बड़ा बॉस बना। वो समझदार था और जानता था कि सामने वाले जवान लड़के से पंगा नहीं ले सकता। उसने सहज रूप से पीछे हटने का फैसला किया। तियानहुआ चतुर्वेदी तियानहुआ मॉल का बड़ा बॉस था। सब हैरान थे कि वो अभय के सामने झुक गया। कुछ औरतों की आंखों में चमक थी। वो अभय पर झपटना चाहती थी। ये असली अमीर आदमी था। वीर चतुर्वेदी इसके सामने कुछ भी नहीं था। भेड़िया जो भेड़ की खाल में छिपा हो। वीर को अचानक ये बात सूझी और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे पता चला कि सामने वाला लड़का कोई आम इंसान नहीं था। वीर चतुर्वेदी हारा हुआ अपनी हार कबूल करता है। जाओ और नंगा दौड़ो, अभय ने वीर को ठंडी नजरों से देखते हुए कहा। भाई, तुम इतने अमीर हो। बस एक बैंक कार्ड निकाला और उसमें 150 करोड़ रुपए हैं। मेरे साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? वीर का चेहरा सफेद था और उसकी आंखों में पछतावा झलक रहा था। उसे अपनी हरकतों पर गहरा अफसोस था। तुम्हारा बनाया फ्रूट सलाद स्वादिष्ट है और तुम्हारे बैंक अकाउंट में इतना पैसा है। हम जैसे गरीबों का क्या होगा? वीर ने उदास होकर सोचा। पता चला कि असली गरीब तो मैं हूं। वीर को बहुत शर्मिंदगी हुई। वो शुरू में अभय के सामने शोफ करना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि अभय उसे ऐसा जवाब देगा। उसकी पूरी संपत्ति कुछ करोड़ रुपए थी। वो अभय से कैसे मुकाबला कर सकता था? बहुत शर्मनाक था। शर्त को नकारने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ये सबके सामने लगाई गई थी। वीर ने अपने कपड़े उतारे और सबके तानों के बीच मॉल में दौड़ना शुरू किया। मॉल में मौजूद हर शख्स ने वीर को तिरस्कार से देखा। मॉल में काम करने वाले सब लोग वीर को नापसंद करते थे। ये लड़का अक्सर मॉल की खूबसूरत लड़कियों से छेड़खानी करता था, जिसमें कई कर्मचारियों की बीवियां भी शामिल थी। लेकिन कोई शिकायत करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वो बड़े बॉस का भतीजा था। लेकिन आज अभय ने वीर को नंगा दौड़ने पर मजबूर कर दिया।
कई लोग खुश थे। चलो, अभय ने हल्के से मुस्कुराया और शालिनी के साथ फ्रूट सलाद की दुकान से निकल गया। पीछे उसने ढेर सारे लोगों को प्रशंसा भरी नजरों के साथ छोड़ दिया। अभय जानता था कि आज के बाद वीर की मॉल में इज्जत खत्म हो जाएगी। वो फिर कभी सिर नहीं उठा पाएगा। बहुत मुमकिन था कि उसका चाचा उसे निकाल दे, क्योंकि मॉल को ऐसे शख्स की जरूरत नहीं जो नंगा दौड़े। इससे मॉल की बदनामी होगी। शालिनी ने गाड़ी चलाई और दोनों जल्दी घर पहुंच गए। ड्राइंग रूम में शालिनी सोफे पर बैठी और उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी। उसने कई बार मुंह खोला और ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास सवाल है। बीवी, कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ लो, अभय ने मुस्कुराते हुए कहा। प्यारे, तुम्हारे बैंक अकाउंट में 150 करोड़ रुपए कहां से आए? शालिनी हैरान थी और उसकी आंखें कंफ्यूजन से भरी थी। हिम शिखर कॉरपोरेशन की कीमत ज्यादा से ज्यादा 300 करोड़ रुपए थी, लेकिन अभय के बैंक अकाउंट में 150 करोड़ रुपए थे। ये कंपनी की आधी वैल्यू थी। वो हैरान क्यों न होती? इसके अलावा हिम शिखर कॉरपोरेशन की ज्यादातर वैल्यू फिक्स कैपिटल में थी, जैसे ऑफिस बिल्डिंग, कच्चा जेड, मटेरियल, ऑफिस टेबल। ये चीजें 200 करोड़ रुपए की थी। कंपनी के बैंक अकाउंट में सिर्फ 100 करोड़ रुपए की लिक्विड संपत्ति थी। अभय के पास हिम शिखर कॉरपोरेशन से भी ज्यादा लिक्विड संपत्ति थी। बीवी, मुझे ये पैसा जेड मार्केट में एम्परर जेड मिलने से आया। मैंने इसे 150 करोड़ रुपए में बेच दिया। अभय ने मुस्कुराते हुए सारी बात बताई। शालिनी उसकी बीवी थी। उसके सामने छिपाने को कुछ नहीं था। क्या तुम्हें जेड मार्केट से एम्परर जेड मिला? शालिनी की आंखें हैरानी से फैल गई। हिम शिखर कॉरपोरेशन ज्वेलरी बिजनेस में थी। कंपनी की सीईओ होने के नाते शालिनी को एम्परर जेड की कीमत पता थी। ये सारे जेड्स का राजा था और पूरे देश में दुर्लभ था। शालिनी की पलकें झपकी। उसकी खूबसूरत आंखें अभय को चमक के साथ देख रही थी। एम्परर जेड, मेरे प्यारे को एम्परर जेड मिला। मेरा पति कितना कमाल का है। शालिनी को लगा कि वो खुशी से बेहोश हो जाएगी। रुकिए नहीं। शालिनी को अचानक याद आया कि अभय ने कहा था कि उसने एम्परर जेड बेच दिया। प्यारे, तुमने एम्परर जेड किसे बेचा? शालिनी का चेहरा परेशान हो गया और उसने जल्दी से पूछा कि उसने एम्परर जेड किसे बेचा। एम्परर जेड सबसे बेहतरीन जेड था। ये ज्वेलरी कंपनियों और कलेक्टर्स का फेवरेट था। अगर शालिनी की कंपनी इसे हासिल कर लेती तो कंपनी की इज्जत और ताकत काफी बढ़ जाती। मैंने इसे रूपा सिन्हा को बेच दिया। अभय ने हल्के से मुस्कुराया बिना परवाह किए। भले ही एम्परर जेड कीमती था, लेकिन उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। ये बस एक जेड का टुकड़ा था। तुम मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हो। वो एम्परर जेड था, सारे जेड्स का राजा। शालिनी ने अपनी उंगली उठाई और अभय की तरफ इशारा किया। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। गुस्से की वजह से शालिनी का सीना कांप रहा था और आकर्षक ढंग से उछल रहा था। अभय की नजर गर्म हो गई। वो उन्हें छूना चाहता था। अभय की नजर देखकर शालिनी का चेहरा शर्मिंदा हो गया। उसका सीना अभय की नजरों से खुजली करने लगा। मत देखो, तुमने एम्परर जेड उस चालबाज रूपा सिन्हा को दे दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जाओ और वॉशिंग बोर्ड पर घुटनों के बल बैठो। शालिनी ने गुस्से से जवाब दिया और अपने सीने को हाथ से ढक लिया। उसका खूबसूरत चेहरा गुस्से से भरा था। अभय सिंह ने एम्परर जेड रूपा सिन्हा को दे दिया। शालिनी गुप्ता बहुत गुस्से में थी और उसने अभय को सजा के तौर पर वॉशिंग बोर्ड पर घुटनों के बल बैठने को कहा। दरअसल शालिनी भी वो एम्परर जेड चाहती थी। अगर अभय ने इसे किसी और को बेचा होता तो शायद वो इसे खरीद लेती, लेकिन इसे रूपा सिन्हा को बेच देने से ये नामुमकिन हो गया। रूपा सिन्हा और शालिनी दुश्मन थी और रूपा कभी इसे उसे नहीं बेचती। बीवी, इस बार मुझे वॉशिंग बोर्ड पर मत बैठाओ। अभय ने हल्के से भौहे सिकोड़ते हुए सिर हिलाया। मर्दों की इज्जत होती है,
वो वॉशिंग बोर्ड पर कैसे घुटने टेक सकता था? नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला था। हमारी कंपनी के पास टॉप क्लास जेड की कमी है और दूसरी कंपनियों ने हमारे ज्वेलरी डिजाइनर को चुरा लिया है। ये एम्परर जेड हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ा सकता था, लेकिन तुमने इसे बेच दिया। वॉशिंग बोर्ड पर घुटने टेकना तुम्हारी सजा है, शालिनी ने ठंडे और घमंडी लहजे में कहा, और अभय को वॉशिंग बोर्ड पर घुटने टेकने की जिद की। सच कहें तो अगर अभय एम्परर जेड घर लाता तो शालिनी उसे माफ कर देती और घुटने नहीं टेकने देती, लेकिन उसने इसे उस चालबाज रूपा सिन्हा को बेच दिया जिससे वो गुस्से में थी। क्या तुमने कहा कि कंपनी का ज्वेलरी डिजाइनर चला गया? अभय ने हल्के से भौहे सिकोड़ते हुए पूछा। ज्वेलरी डिजाइनर किसी ज्वेलरी कंपनी के लिए बहुत जरूरी होता है। यह तय करता है कि आप स्टाइलिश ज्वेलरी के नए डिजाइन बना सकते हैं या नहीं। अभय को पता था कि कंपनी का पुराना ज्वेलरी डिजाइनर 60 साल का बुजुर्ग था। उसे नहीं पता था कि उसे दूसरी कंपनी ने हायर कर लिया। हाँ, हमारी कंपनी के पास अभी कोई ज्वेलरी डिजाइनर नहीं है और हम संकट में हैं, शालिनी ने अपने लाल होंठ सिकोड़ते हुए कहा। अगर मैं तुम्हारी कंपनी का संकट हल कर दूं तो क्या तुम मुझे वॉशिंग बोर्ड पर घुटने टेकने से छूट दे सकती हो? अगर तुम सचमुच ज्वेलरी डिजाइनर ढूंढ सकते हो तो मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। ठीक है, तुमने कहा। तुम कंपनी के लिए ज्वेलरी डिजाइनर किसे चाहती हो? मैं चाहती हूं कि यूनचांग शर्मा कंपनी का ज्वेलरी डिजाइनर बने, लेकिन मुझे डर है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। शालिनी ने ठंडे और शालीन अंदाज में मुस्कुराते हुए यूनचांग शर्मा का नाम लिया, लेकिन उसे पता था कि अभय यूनचांग शर्मा को बुला ही नहीं सकता, क्योंकि वो एंटीक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था जिसका स्टेटस बहुत ऊंचा था और ज्वेलरी डिजाइन में उसकी बहुत इज्जत थी। शालिनी ने एक बार यूनचांग शर्मा को ज्वेलरी डिजाइनर के तौर पर बुलाया था और 10 करोड़ की सालाना सैलरी ऑफर की थी, लेकिन यूनचांग शर्मा ने मना कर दिया था। ये बूढ़ा यूनचांग शर्मा बहुत जिद्दी था। शालिनी के अलावा पूर्वांचल शहर की ढेर सारी ज्वेलरी कंपनियों ने भी उसे ज्वेलरी डिजाइनर बनने के लिए बुलाया था, लेकिन सबको मना कर दिया गया था। बहुत से लोग उसके घर तक नहीं पहुंच पाते थे। यूनचांग शर्मा को बुलाना तो दूर की बात थी। क्या तुम एंटीक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट यूनचांग शर्मा की बात कर रही हो? अभय ने हल्के से भौहे सिकोड़ते हुए पूछा और उसकी आंखों में हैरानी की चमक दिखी। हां, एंटीक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट यूनचांग शर्मा। अगर तुम उन्हें कंपनी का ज्वेलरी डिजाइनर बना सकते हो तो मैं तुम्हें वॉशिंग बोर्ड पर नहीं बिठाऊंगी, शालिनी ने ठंडे और शालीन अंदाज में मुस्कुराते हुए धीरे से कहा। फिक्र मत करो, मैं कल यूनचांग शर्मा को बुला लूंगा। आज रात घुटने टेकना कैंसिल कर दो। अभय ने हल्के से मुस्कुराया। उसका चेहरा कॉन्फिडेंस से भरा था। जब उसने एम्परर जेड खोला था तो यूनचांग शर्मा वहां मौजूद था और उसने अभय को कल अपने घर बुलाया था। तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? क्या तुम सचमुच उसे हमारी कंपनी में बुला सकते हो? शालिनी की खूबसूरत आंखों में थोड़ा अविश्वास था, क्योंकि उसे पता था कि यूनचांग शर्मा को बुलाना बहुत मुश्किल है। जब मैंने एम्परर जेड खोला था तो यूनचांग शर्मा वहां था। उसने मुझसे एम्परर जेड का पेंडेंट मांगा था और उसी ने मुझे कल अपने घर बुलाया है। अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए सुबह की बात बताई। ठीक है, अगर तुम कल यूनचांग शर्मा को हमारी कंपनी में बुला सकते हो तो मैं तुम्हें वॉशिंग बोर्ड पर नहीं बिठाऊंगी, वरना कल रात तुम्हें घुटने टेकने होंगे। अभय की कॉन्फिडेंट आंखें देखकर शालिनी ने एक बार फिर उस पर भरोसा करने का फैसला किया। दोनों थोड़ी देर बात करते रहे, फिर अपने कमरों में सोने चले गए। दिन भर की थकान थी तो अभय गहरी नींद में सुबह तक सोता रहा। अगले दिन सूरज चमक रहा था और मौसम अच्छा था। अभय सुबह जल्दी उठा, नहा धोकर नाश्ता किया, फिर यूनचांग शर्मा के घर की तरफ चल पड़ा जो उसने उसे दिया था। रास्ते में वो एक सुपरमार्केट गया और बुजुर्ग के लिए गिफ्ट के तौर पर अमेरिकन जिनसिंग का एक डिब्बा खरीदा। बड़े बूढ़ों से मिलने जाते वक्त थोड़ा गिफ्ट लेना चाहिए। यूनचांग शर्मा का घर सबब्स में था, जो थोड़ा दूर था। वो बूढ़ा हो गया था और शहर का शोर पसंद नहीं करता था,
तो उसने सबर्ब्स में एक अलग विला खरीदा था। आधे घंटे बाद अभय युनचांग विला पर पहुंच गया। विला का नाम उसके नाम पर था। विला बहुत बड़ा था, 1000 स्क्वायर मीटर का, जिसमें 3 मंजिलें थी। सब सफेद मार्बल से बनी थी, साफ और शालीन। बैंग बैंग बैंग। अभय ने अपना दाया हाथ बढ़ाया और दरवाजे पर 3 बार खटखटाया। कुछ पल बाद एक सफेद ड्रेस में लड़की, जिसके एक हाथ में पानी का कैन था, दरवाजा खोलने आई। कितनी खूबसूरत लड़की! सफेद ड्रेस वाली लड़की को देखकर अभय चौंका। उसकी आंखें हैरानी से भर गई। सफेद ड्रेस वाली लड़की के लंबे बाल थे, बर्फ जैसी सफेद त्वचा, अंडाकार चेहरा और चेरी जैसे होंठ। उसकी काली आंखें झील के पानी जैसी थी, जिसमें लोग डूब जाना चाहें। उसकी सुंदर ऊंची नाक हल्के से मुड़ी हुई थी, जो एक शालीन आभा दिखाती थी। उसकी फिगर भी कमाल की थी। भरा हुआ सीना, पतली कमर और गोल कूल्हे सब एक ग्रेसफुल कर्व दिखाते थे। वो वहां खड़ी थी, मानो किसी पेंटिंग से बाहर निकल आई हो। इस औरत की खूबसूरती शालिनी से बिल्कुल अलग थी। शालिनी का चेहरा पतला था और ठंडी लेकिन शालीन खूबसूरती वाली थी। उसका अंडाकार चेहरा था एक ग्रेसफुल और नाजुक किस्म की खूबसूरती। अभय की आंखों में हैरानी देखकर सफेद ड्रेस वाली लड़की की आंखों में नाराजगी की छाया दिखी। लेकिन विला की मालकिन होने के नाते उसे पूछना था कि ये लड़का यहां क्या करने आया। आप किसे ढूंढ रहे हैं? सफेद ड्रेस वाली लड़की ने अपने लाल होंठ हल्के से खोले और मधुर आवाज में कहा। उसकी आवाज बहुत हल्की और शुद्ध थी, मानो किसी शांत बर्फीली चोटी से आ रही हो, जो लोगों को रिलैक्स और खुश कर दे। इस आवाज को सुनना भी एक मजा था। मैं प्रेसिडेंट युनचांग शर्मा को ढूंढ रहा हूं। अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए मुंह खोला और कहा। बैंग। अभय की बात सुनकर सफेद ड्रेस वाली लड़की ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। सफेद ड्रेस वाली लड़की रोजाना कई लोगों से मिलती थी, जो गिफ्ट लेकर आते थे। ये लोग युनचांग शर्मा को खुश करना चाहते थे और वो इससे बहुत तंग आ चुकी थी। जब भी वो गिफ्ट लिए लोगों को देखती थी, वो सीधे दरवाजा बंद कर देती थी, मेहमानों को मना कर देती थी। क्या? मुझे बाहर कर दिया? इसका क्या मतलब है? अभय अवाक रह गया और बहुत उदास महसूस करने लगा। इस खूबसूरत लड़की का क्या मतलब था? क्या उसे मुझसे पहले से नाराजगी थी? लेकिन फिर उसने सोचा और समझा कि सिर्फ युनचांग शर्मा और उसे पता था कि वो यहां बुलाया गया है। सामने वाली सफेद ड्रेस वाली लड़की को शायद नहीं पता था, इसलिए उसने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। नहीं, मुझे आज युनचांग शर्मा से मिलना ही है, वरना आज रात मुझे वॉशिंग बोर्ड पर घुटने टेकने पड़ेंगे। अभय ने हल्के से भौहे सिकोड़ते हुए फिर से खटखटाने का फैसला किया। उसने फिर खटखटाया, लेकिन इस बार सफेद ड्रेस वाली लड़की ने दरवाजा भी नहीं खोला। जाहिर था कि उसे पता था कि वो खटखटा रहा है और उसने उसे सीधे इग्नोर कर दिया। खूबसूरत दरवाजा खोलो, खटखटाने से काम न बनता देख अभय ने अंदर की तरफ चिल्लाया। उसे यकीन था कि सफेद ड्रेस वाली लड़की उसकी आवाज जरूर सुन सकती थी। खूबसूरत दरवाजा खोलो, अभय सिंह ने विला की तरफ चिल्लाया। उसने दर्जन भर बार चिल्लाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा तो जाहिर है बंद ही रहा। इसके खुलने के कोई आसार नहीं थे। ये खूबसूरत लड़की कितनी जिद्दी है, बिल्कुल मेरी ठंडी बीवी जैसी। अभय अवाक रह गया। उसने गला फाड़कर चिल्लाया, लेकिन अंदर की सफेद ड्रेस वाली लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे वो थोड़ा उदास हो गया। अभय ने अपना पैर बढ़ाया, दरवाजा तोड़ने के लिए तैयार था। वो इस सफेद ड्रेस वाली लड़की से चिढ़ गया था और अंदर घुसने को तैयार था। अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? अचानक एक हैरान आवाज आई। एक तांग पोशाक में बूढ़ा आदमी ठीक अभय के पीछे खड़ा था और उसे हैरानी से देख रहा था। इस बूढ़े के बाल सफेद थे और पीठ थोड़ी झुकी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा लाल और अच्छी तरह रखा हुआ था। ये कोई और नहीं बल्कि एंटीक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था।
प्रेसिडेंट शर्मा, आप यहां बाहर क्या कर रहे हैं? यूनचांग शर्मा को अपने पीछे देखकर अभय की आंखों में हैरानी की चमक दिखी। मैं सुबह 6 बजे उठा, बाहर टहलने गया और थोड़ा व्यायाम किया, यूनचांग शर्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए समझाया। वो बूढ़ा हो गया था और उसका खून का दौरा कमजोर था। कुछ अंगों और शरीर के कार्य भी थोड़े कमजोर हो गए थे, तो वो हर सुबह जल्दी उठता और पास के पार्क में व्यायाम करता था। बास्केटबॉल और फुटबॉल जैसे जोरदार खेल बूढ़ों के लिए ठीक नहीं थे। अब बहुत से बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। ताई ची, सुबह टहलना और पब्लिक स्क्वायर डांसिंग सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। प्रेसिडेंट शर्मा, मैं आज आपसे मिलने आया हूं। ये अमेरिकन जिनसेंग मैंने आपके शरीर के लिए खरीदा है। अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए अमेरिकन जिनसेंग सौंपा। कहावत है कि लोग गिफ्ट की शिकायत नहीं करते। यूनचांग शर्मा एंटीक एसोसिएशन के हेड होने के नाते पैसे की कमी नहीं थी, उसमें दोस्ती की कमी थी। अच्छे विचार गिफ्ट से ज्यादा मायने रखते हैं। शुक्रिया। तुम अंदर क्यों नहीं गए? विला में लोग हैं। यूनचांग शर्मा ने जिनसेंग लिया। उसका चेहरा कंफ्यूजन से भरा था। उसे जमीन पर निशानों से पता था कि अभय पहले आया था, लेकिन वो अंदर क्यों नहीं गया? प्रेसिडेंट शर्मा, मैंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन एक सफेद स्कर्ट वाली खूबसूरत लड़की ने मुझे बाहर कर दिया। अभी की मुलाकात की बात करते हुए अभय थोड़ा उदास था। वो वुल्फ किंग था और उसे बाहर कर दिया गया। अगर वो यूनचांग शर्मा से कुछ मांगने नहीं आया होता तो वो तोड़कर अंदर घुस जाता। मुझे माफ करें, उसे नहीं पता था कि तुम मेरे बुलाए हुए मेहमान हो। चलो अंदर आ जाओ। यूनचांग शर्मा ने माफी भरी मुस्कान दिखाई, चाबी निकाली, उसे कीहोल में डाला और दरवाजा खोलकर सीधे अंदर चला गया। अभय उसके पीछे पीछे चला और अंदर गया। अंदर घुसते ही उसने देखा कि सफेद ड्रेस वाली खूबसूरत लड़की फूलों को पानी दे रही थी। सफेद ड्रेस वाली लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसका अंडाकार चेहरा जेड की तरह था, त्वचा चिकनी और नरम। वो एक नाजुक और शालीन आभा दिखाती थी। जब वो झुकी तो उसका सीना हल्के से हिला और बहुत आकर्षक था। उसके हाथ में हरा पानी का कैन था और वो एक गमले में डैफोडिल्स को पानी दे रही थी। किसने तुम्हें अंदर आने दिया? अभय को अंदर आते देख सफेद ड्रेस वाली लड़की ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। उसकी क्रिस्टल जैसी आंखों में हैरानी और नाराजगी की चमक थी। मैं अंदर क्यों नहीं आ सकता? अभय थोड़ा नाराज था। ये क्या नजरें हैं? मुझसे नाराजगी? मैंने तुम्हें छेड़ा नहीं। सच तो यह है कि ये यूनचांग शर्मा का घर है और मैं प्रेसिडेंट शर्मा का बुलाया हुआ मेहमान हूं। तुम मुझे अंदर क्यों नहीं आने देती? यहां अजनबियों का स्वागत नहीं है, कृपया बाहर चले जाओ। सफेद ड्रेस वाली लड़की ने ठंडी मुस्कान दी। अभय से बहुत नाराज थी। उसकी नाराजगी की वजह बहुत साधारण थी। अभय ने उसे हैरानी भरी नजरों से देखा था, जिससे वो थोड़ा असहज हो गई थी। लिंगशु, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? ये मेरा बुलाया हुआ मेहमान है। सफेद ड्रेस वाली खूबसूरत लड़की की अभय के प्रति नाराजगी देखकर यूनचांग शर्मा ने हल्के से भौहें सिकोड़ी और मुंह खोलकर कहा, दादाजी, क्या ये लड़का सचमुच आपका मेहमान है? सफेद ड्रेस वाली खूबसूरत लड़की ने अपनी सुंदर भौहें सिकोड़ी और हल्के से पूछा। हाँ, इसका नाम अभय सिंह है, हिम शिखर कॉरपोरेशन का सेल्स मेंबर। यूनचांग शर्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए अभय का संक्षिप्त परिचय दिया। दादाजी। इस सफेद ड्रेस वाली खूबसूरत लड़की ने यूनचांग शर्मा को दादाजी कहा। तो ये उनकी नातिन होगी? अभय हैरान था। इतने हंगामे के बाद ये सफेद ड्रेस वाली खूबसूरत लड़की यूनचांग शर्मा की नातिन निकली। तभी वो उनके घर में होगी। प्रेसिडेंट शर्मा, ये आपकी नातिन है? अभय ने उस खूबसूरत लड़की की तरफ इशारा करते हुए मुंह खोला और पूछा। हालांकि उसे जवाब का अंदाजा था, फिर भी उसे पक्का करना था। हाँ, इसका नाम लिंगशु शर्मा है, मेरी नातिन। यूनचांग शर्मा ने सिर हिलाया। उसका चेहरा मुस्कान से भरा था। अभय ने ढेर सारी खूबसूरत लड़कियां देखी थी। शालिनी ठंडी लेकिन शालीन थी, रूपा सिन्हा चार्मिंग और आकर्षक थी,
और ये लिंगशु शर्मा नाजुक और हल्की थी। लेकिन लिंगशु शर्मा को अभय में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसकी गलतफहमी थी। चलो अंदर आकर देखो, युनचांग शर्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए अभय को ड्राइंग रूम में बुलाया। ड्राइंग रूम बहुत बड़ा था, 100 स्क्वायर मीटर से ज्यादा। वहां ढेर सारे फूलदान, चीनी मिट्टी के बर्तन और एंटीक्स थे। दीवारों पर तरह तरह की कैलीग्राफी पेंटिंग्स, लैंडस्केप पेंटिंग्स और कैरेक्टर लैंडस्केप पेंटिंग्स लटकी थी। यहां आना ऐसा था जैसे किसी एंटीक प्रदर्शनी में जाना। एंटीक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते युनचांग शर्मा के पास ढेर सारे एंटीक्स, जेड्स, कैलीग्राफी और मशहूर लोगों की पेंटिंग्स का शानदार कलेक्शन था। ये हर तरह के लोगों के लिए चकाचौंध करने वाला था। लिंगशु, हमारे लिए चाय डालो। युनचांग शर्मा कुर्सी पर बैठा और लिंगशु शर्मा से कहा। यह सुनकर लिंगशु की आंखें झपकी, फिर वो मुड़ी और चली गई। सच कहें तो उसे सामने वाला लड़का पसंद नहीं था और वो उससे बात नहीं करना चाहती थी। लेकिन दादाजी ने कहा तो उसे इस इरिटेटिंग लड़के के लिए चाय डालनी पड़ी। लिंगशु अभी छोटी है और नासंभ है। उम्मीद है तुम बुरा न मानो, युनचांग शर्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए अभय से कहा। उसे जाहिर था कि उसकी नातिन अपनी ठंडक के लिए मशहूर थी। वो सबको ठंडी नजरों से देखती थी, सिवाय अपने दादाजी के। उसे डर था कि अभय गलतफहमी में न पड़ जाए, तो उसने समझाया। प्रेसिडेंट शर्मा, आप बहुत विनम्र हैं। मुझे लगता है कि मिस लिंगशु बहुत अच्छी है। अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए तारीफ की। ये तारीफ दिल से थी या नहीं कोई नहीं जानता। फिर भी अभय की अपनी नातिन की तारीफ सुनकर युनचांग शर्मा हंसा और बहुत खुश दिखा। उसे अपनी नातिन से बहुत प्यार था, तो अभय की तारीफ सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। हाँ, शुक्रिया कल के सबसे बेहतरीन एम्परर जेड के लिए। युनचांग शर्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए अभय को शुक्रिया कहा। उसे पता था कि सामने वाला जवान लड़का छुपी प्रतिभा वाला है और कोई आम इंसान नहीं है। अभय ने पत्थर के ढेले में छुपा एम्परर जेड पहचान लिया था और समझदार और बुद्धिमान था, जो इस बूढ़े के लिए थोड़ा रखना जानता था। प्रेसिडेंट शर्मा, आप विनम्र हैं। आप एंटीक एसोसिएशन के सम्मानित प्रेसिडेंट हैं। मेरा आपकी इज्जत करना बनता है। अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए चापलूसी की, जिससे युनचांग शर्मा बहुत संतुष्ट हुआ। प्रेसिडेंट शर्मा, आज मुझे आपसे एक मदद मांगनी है, अभय सिंह ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उसने शालिनी गुप्ता से वादा किया था कि वो युनचांग शर्मा को हिम शिखर कॉरपोरेशन का ज्वेलरी डिजाइनर बनने के लिए कहेगा। ये एक अहम मुद्दा था, तो जाहिर है वो इसे भूल नहीं सकता था। क्या बात है, बोलो, युनचांग शर्मा ने अपनी ठुड्डी पर दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा। उसे सामने वाला जवान लड़का बहुत पसंद था, क्योंकि अभय एक जीनियस था जिसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। मैं आपको हिम शिखर कॉरपोरेशन में ज्वेलरी डिजाइनर की पोस्ट के लिए बुलाना चाहता हूं। आपका क्या ख्याल है? अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी सोच जाहिर की। नहीं मेरे दादाजी, हिम शिखर कॉरपोरेशन नहीं जाएंगे। युनचांग शर्मा के बोलने से पहले लिंगशु शर्मा ने जोर से कहा। उसके लाल होंठ सिकुड़ गए। वो चाय लेकर आई थी और अभय की अपने दादाजी को न्योता देने की बात सुनकर सीधे मना कर दिया। लेडी लिंगशु, मैं आपके दादाजी को ज्वेलरी डिजाइनर के लिए बुला रहा हूं, मुफ्त में नहीं। हम उन्हें सालाना 10 करोड़ देंगे, अभय ने हल्के से भौहें सिकोड़ते हुए कहा और लिंगशु शर्मा के बड़े रिएक्शन से थोड़ा कंफ्यूज था। 50 करोड़ हो या 100 करोड़, मेरे दादाजी नहीं जाएंगे। 10 करोड़ तो बहुत कम है। लिंगशु शर्मा ने अपनी सुंदर नाक हल्के से सिकोड़ी और सीधे मना कर दिया। पूरी तरह से मना। उसके शब्द बहुत साफ थे। ये पैसे की बात नहीं थी, बल्कि वो बिल्कुल जाना नहीं चाहते थे। मिस लिंगशु, क्या आप बता सकती है कि आप अपने दादाजी को क्यों नहीं जाने देना चाहती? अभय ने हल्के से भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उसे लगता था कि उसने युनचांग शर्मा को काफी सम्मान दिखाया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लिंगशु शर्मा इतने कम बहस के साथ उसे क्यों मना कर रही थी। नहीं जाना मतलब नहीं जाना। इसके लिए इतने कारण नहीं है,
लिंगशु शर्मा ने अभय को नाराजगी से घूरा और एक वाक्य से उसका गला घोंट दिया। ऐसा लग रहा था कि लिंगशु शर्मा को अभय से सख्त नाराजगी थी और वो आक्रामक ढंग से बोल रही थी, जिससे अभय बहुत उदास हो गया। अभय सिंह, लिंगशु ने साफ साफ बोल दिया, बुरा मत मानना, वो मेरे भले के लिए मुझे हिम शिखर कॉरपोरेशन नहीं जाने दे रही। युनचांग शर्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए अभय से कहा। उसे डर था कि अभय नाराज न हो जाए। प्रेसिडेंट शर्मा, मैं जानना चाहता हूं कि आप हिम शिखर कॉरपोरेशन क्यों नहीं जाना चाहते? सच कहूं तो तुमने मुझे एम्परर जेड पेंडेंट दिया। आमतौर पर मुझे जाना चाहिए, लेकिन मैं सचमुच नहीं जा सकता। मैं ज्वेलरी डिजाइनर नहीं बन सकता। प्रेसिडेंट शर्मा, क्या आप बता सकते हैं क्यों? मैं सचमुच चाहता हूं कि आप कंपनी में आए। अभय की आंखें सच्ची थी और उसने पूरे दिल से युनचांग शर्मा को बुलाया। युनचांग शर्मा को हिम शिखर कॉरपोरेशन में बुलाना शालिनी का दिया हुआ काम था। अभय जाहिर है इसे पूरा करना चाहता था। दरअसल मेरे शरीर में थोड़ी दिक्कत है। मेरा फ्रोजन शोल्डर काफी जिद्दी है। मुझे हमेशा अपनी बाहों और कंधों में दर्द होता है। ज्वेलरी डिजाइन करने में बहुत वक्त लगता है। मैं इसे पूरा नहीं कर सकता। युनचांग शर्मा नहीं चाहता था कि अभय गलतफहमी में पड़े, तो उसने अपनी दिक्कत बता दी। उसका फ्रोजन शोल्डर उसकी पुरानी बीमारी थी। वो इसके लिए काफी अस्पतालों में गया था। हालांकि ये थोड़े वक्त के लिए ठीक हो जाता था, लेकिन कुछ समय बाद फिर शुरू हो जाता था। ये पुराना फ्रोजन शोल्डर बार बार होता था और बहुत जिद्दी था। इसे पूरी तरह ठीक करना बहुत मुश्किल था। प्रेसिडेंट शर्मा, मैं आपके फ्रोजन शोल्डर को पूरी तरह ठीक कर सकता हूं। क्या आप हमारी कंपनी में ज्वेलरी डिजाइनर बनना चाहेंगे? अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उसके पास शानदार मेडिकल तकनीक थी। हालांकि फ्रोजन शोल्डर एक पुरानी और जिद्दी बीमारी थी, लेकिन एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट से वो इसे पूरी तरह ठीक कर सकता था। क्या तुम सचमुच मेरे पुराने फ्रोजन शोल्डर को ठीक कर सकते हो? युनचांग शर्मा की दाढ़ी सिकुड़ गई और उसने पूछा। उसका चेहरा शक से भरा था। सच तो यह था कि उसका फ्रोजन शोल्डर एक पुरानी बीमारी थी, जिसे ढेर सारे डॉक्टर और एक्सपर्ट ठीक नहीं कर पाए थे। क्या सामने वाला लड़का ये कर सकता है? उसके दिल में बहुत शक था। बकवास, मेरे दादाजी की बीमारी बहुत जिद्दी है। यहां तक कि चाइनीज हॉस्पिटल के डीन भी इसे ठीक नहीं कर पाए। तुम इसे कैसे ठीक कर सकते हो? अभय की अपने दादाजी की बीमारी ठीक करने की बात सुनकर लिंगशु शर्मा के लाल होंठ सिकुड़ गए। उसकी चमकीली आंखें अविश्वास से भरी थी। यह पूरा बकवास था। लिंगशु शर्मा को इस लड़के से और ज्यादा नफरत हो गई। दोनों के शक का सामना करते हुए अभय ने बस हल्के से मुस्कुराया। उसे पता था कि अब उसे अपनी असली काबिलियत दिखानी होगी। फ्रोजन शोल्डर कंधे के जोड़ के आसपास की सूजन है। कंधे के आसपास की मांसपेशियां, टेंडन, सिनोवियल सैक और जॉइंट कैप्सूल और दूसरी टिश्यू की समस्याएं कंधे में दर्द और बाहें न उठ पाने का कारण बनती है। अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए बीमारी का कारण बताया। तुमने जो कहा वो डॉक्टरों जैसा ही है। क्या तुम सचमुच बीमारियों का इलाज जानते हो? अभय की बात सुनकर युनचांग शर्मा की आंखें चमक उठीं, क्योंकि उसने पाया कि सामने वाले ने फ्रोजन शोल्डर की वजह के बारे में वही कहा जो हॉस्पिटल के डॉक्टर कहते थे। हालांकि इससे कुछ साबित नहीं होता। ये सिर्फ ये दिखाता था कि अभय को सचमुच मेडिकल साइंस की जानकारी है और वो बकवास नहीं कर रहा था। प्रेसिडेंट शर्मा, मैंने अपने गुरु से ट्रेडिशनल आयुर्वेद सीखा है। आयुर्वेद में देखना, सुनना, पूछना और नब्ज देखना होता है। मैंने नोटिस किया कि हालांकि आपका चेहरा लाल है, लेकिन उसमें हल्की कालापन की छाया है। आपके कान थोड़े काले हैं, जो दिखाता है कि आपकी एनर्जी और खून की कमी है। और आपके शरीर में ठंडक बहुत है। ये ठंडक आपके शरीर में इकट्ठा होती है और लगातार आपकी बाहों और कंधों की तरफ जाती है। इसलिए आपका फ्रोजन शोल्डर पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता। इसे पूरी तरह ठीक करने के लिए आपको अपने शरीर की ठंडक को हटाना होगा और खून का दौरा ठीक करना होगा। अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए युनचांग शर्मा की बीमारी के ठीक न होने की वजह और इसका इलाज बताया।
अभय की बात सुनकर युनचांग शर्मा की आंखों में चमक दिखी। उसे लगा कि अभय की बात में दम है और ये उन डॉक्टरों से भी ज्यादा खास और प्रोफेशनल थी। अगर तुम सचमुच मेरे जिद्दी फ्रोजन शोल्डर को ठीक कर सकते हो तो मैं वादा करता हूं कि हिम शिखर कॉरपोरेशन में जाऊंगा और उनका ज्वेलरी डिजाइनर बनूंगा, युनचांग शर्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। वो अपने फ्रोजन शोल्डर से बहुत परेशान था। उसकी बाहें और कंधे इतने दर्द करते थे कि वो ढेर सारा काम नहीं कर पाता था। कभी कभी उसे खाना खाने में भी दिक्कत होती थी। अगर अभय सचमुच उसके जिद्दी फ्रोजन शोल्डर को ठीक कर सकता था तो वो काम कर पाएगा। हिम शिखर कॉरपोरेशन में ज्वेलरी डिजाइनर बनना भी मुमकिन हो जाएगा। निश्चिंत रहें, मैं आपको ठीक कर दूंगा। अपनी शर्ट उतारें, मैं एक्यूपंक्चर से इलाज करूंगा। अभय ने 9 सुइयां निकाली और हल्के से कहा। चूंकि उसने अभय पर भरोसा करने का फैसला किया था तो युनचांग शर्मा ने अपनी शर्ट उतार दी। अच्छी बात थी कि ड्राइंग रूम में एयर कंडीशनिंग थी तो उसे ठंड नहीं लगी। स्विश स्विश स्विश, अभय ने बिजली की तेजी से हरकत की और कंधे के आसपास के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स में 9 सुइयां चुभो दी। जब सुइया पॉइंट्स में चुभ गई तो उसने युनचांग शर्मा को सीधा बैठने को कहा। फिर उसने कुछ आर्टेमिसिया पत्तियां ली, उन्हें आग से जलाया और युनचांग शर्मा के पैरों, पीठ और कंधों के पॉइंट्स के आसपास धुआं किया। एक्यूपंक्चर का काम था सारी ठंडी एनर्जी को एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर इकट्ठा करना। पत्तियों से धुआं करना था उस ठंडी एनर्जी को बाहर निकालना और शरीर से बहने देना। युनचांग शर्मा को अपने शरीर में आराम महसूस हुआ। उसके शरीर की ठंडक लगातार उसकी पीठ और कंधों की तरफ इकट्ठा हो रही थी और आखिर में सफेद धुंध में बदलकर हवा में गायब हो गई। जैसे ही शरीर की ठंडक बाहर निकली, युनचांग शर्मा का दर्द वाला कंधा दर्द करना बंद हो गया और उसकी पीठ और कंधे गर्म और बहुत आरामदायक महसूस करने लगे। मेरे कंधे और बाहें अब दर्द नहीं कर रही। युनचांग शर्मा खुशी और उत्साह से भर गए। उन्हें यकीन नहीं था कि अभय सिंह उन्हें ठीक कर सकता है और उन्होंने आधे मन से कोशिश की थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अभय उन्हें इतना बड़ा सरप्राइज देगा। युनचांग शर्मा अपने जिद्दी फ्रोजन शोल्डर से लंबे वक्त से परेशान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अभय उनका जिद्दी फ्रोजन शोल्डर ठीक कर देगा। युनचांग शर्मा को लगा कि न सिर्फ उनका कंधा हल्का हुआ बल्कि उनका पूरा शरीर हल्का और आरामदायक हो गया। उन्हें लगा जैसे वो कुछ साल जवान हो गए हों और उनका पूरा शरीर ताकत से भर गया हो। शुक्रिया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने काबिल हो। युनचांग शर्मा ने अभय को धन्यवाद दिया। उनकी आंखों में प्रशंसा थी। उनके सामने वाला जवान लड़का आम नहीं था। वो जवान था लेकिन उसकी मेडिकल स्किल्स 40-50 साल के डॉक्टरों से भी बेहतर थी। वो पूर्वांचल शहर के कई अस्पतालों में गए थे और कई तरह के डॉक्टरों से मिले थे। वेस्ट मेडिसिन वाले डॉक्टरों ने उन्हें गोलियां और 4 ड्रग्स दी। ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने मसाज और डायथर्मी दी। कुछ भी उनके फ्रोजन शोल्डर को ठीक नहीं कर सका। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला जवान लड़का उन्हें ठीक कर देगा। मैंने सिर्फ आपके दर्द को अभी के लिए हल्का किया है, लेकिन आपके शरीर में अभी भी ठंडी हवा है। इसे पूरी तरह ठीक करने के लिए आपको सिल्वरी वर्मवुड से अपने कंधे के प्रेशर पॉइंट्स को बेक करना होगा। अभय ने सुई हटाई और युनचांग शर्मा को उनके कंधे को ठीक करने और देखभाल करने के कुछ तरीके समझाए। उनके शरीर में ठंडी हवा लंबे वक्त से जमा थी। उसने सिर्फ वो ठंडी हवा निकाली थी जो हाल में जमा हुई थी। उनके शरीर में अभी भी काफी ठंडी हवा थी जिसे लंबे वक्त की देखभाल चाहिए थी। हाँ, मैं सावधान रहूंगा, युनचांग शर्मा ने हल्के से मुस्कुराया और अपनी शर्ट पहन ली। उन्हें लगा कि उनका पूरा शरीर हल्का हो गया था। प्रेसिडेंट शर्मा, मैंने आपके जिद्दी फ्रोजन शोल्डर को ठीक कर दिया। क्या आप हिम शिखर कॉरपोरेशन के हेड ज्वेलरी डिजाइनर बनने को तैयार हैं? अभय ने मुस्कुराकर मौके का फायदा उठाया। ड्राइंग रूम में कई शानदार डिजाइन की ज्वेलरी प्रदर्शित थी जो सब युनचांग शर्मा ने डिजाइन की थी।
अगर वो हिम शिखर कॉरपोरेशन के हेड डिजाइनर बन जाते तो कंपनी और मजबूत हो जाती। जरूर कोई जल्दी नहीं है, तुम यहां थोड़ी देर से हो और मैंने तुम्हारा ठीक से स्वागत नहीं किया। पहले चाय पीते हैं फिर हिम शिखर कॉरपोरेशन चलते हैं, यूनचांग शर्मा ने मुस्कुराकर कहा। सामने वाला जवान लड़का सुबह सुबह उनसे मिलने आया था और वेस्टर्न जिनसिंग गिफ्ट में लाया था। मेजबान होने के नाते उसे अपने मेहमान का स्वागत करना चाहिए था। लिंगशु चाय ठंडी हो गई। बास के टीपॉट से चाय बनाओ, यूनचांग शर्मा ने खुशी से लिंगशु शर्मा से कहा। क्या? बास के टीपॉट से चाय बनाना? लिंगशु शर्मा के होंठ अलग हुए और उसकी आंखों में हैरानी की चमक दिखी। बास का टीपॉट उनके दादाजी को एक मास्टर एंटीक कलेक्टर ने गिफ्ट किया था। वो खुद में एक कीमती एंटीक था। बास के टीपॉट से बनी चाय में हल्की बास की खुशबू होती थी और शरीर को तरोताजा करती थी। उनके दादाजी बास के टीपॉट को बहुत अहमियत देते थे और उसे इस्तेमाल करने भी नहीं देते थे। लिंगशु शर्मा को थोड़ा बुरा लगा कि उनके दादाजी अभय के लिए बास के टीपॉट से चाय बनाना चाहते थे। उसे लगा कि उनके दादाजी पक्षपात कर रहे थे और अभय को उससे बेहतर ट्रीट कर रहे थे। भले ही इस लड़के ने आपके फ्रोजन शोल्डर को ठीक किया हो, आपको इसे ऐसे शुक्रिया नहीं करना चाहिए, लिंगशु शर्मा ने सोचा। लिंगशु शर्मा को मन नहीं था, लेकिन दादाजी ने कहा था तो वो अगले कमरे में गई बास का टीपॉट निकाला और अभय के लिए एक कप चाय डाली। चखो, बास के टीपॉट से बनी चाय में हल्की बास की खुशबू होती है, यूनचांग शर्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए अभय को चाय चखने का न्योता दिया। वो अक्सर बास के टीपॉट से चाय बनाते थे और चाय पीने के बाद आराम महसूस करते थे। कितना खूबसूरत और शानदार टीपॉट! अभय ने बास के टीपॉट को देखा और पाया कि वो बहुत सुंदर था। टीपॉट शुद्ध सफेद था, ढक्कन भी सफेद था। ये शुद्ध सफेद जेड की तरह दिखता था, बिना किसी खोट के। कारीगरी भी शानदार थी। टीपॉट की सतह पर कुछ बांस के अंकुर थे। अंकुर हरे थे, सीधे और बहुत खूबसूरत। टीपॉट को देखने से ही मन हल्का और खुश हो जाता था। गवार, तुमने ऐसा खूबसूरत टीपॉट कभी नहीं देखा होगा, लिंगशु शर्मा ने मजाक उड़ाते हुए कहा जब उसने अभय को टीपॉट को देखते हुए देखा। लिंगशु शर्मा के गवार कहने पर अभय की भौहें सिकुड़ गई। ये खूबसूरत लड़की उससे मुसीबत ढूंढ रही थी। उसे लगा कि लिंगशु शर्मा हमेशा उसे टारगेट करती थी और उसे नापसंद करती थी। इससे वो उदास हो गया। अगर कोई और औरत होती तो अभय अपना गुस्सा दिखा देता और उसे सबक सिखाता, लेकिन लिंगशु शर्मा यूनचांग शर्मा की नातिन थी। वो यूनचांग शर्मा के सामने लिंगशु शर्मा को डांट नहीं सकता था। लिंगशु, तुम क्या कह रही हो? अभी माफी मांगो, यूनचांग शर्मा ने नाराजगी से कहा और लिंगशु शर्मा को घूरा। हालांकि वो अपनी इस नातिन को बहुत लाड करते थे, लेकिन लिंगशु शर्मा के शब्दों ने उन्हें अजीब स्थिति में डाल दिया था। लिंगशु शर्मा को नहीं पता था कि अभय कितना मजबूत है, लेकिन यूनचांग शर्मा को सब साफ था। अभय ने एम्परर जेड खोजा था, वो गवार कैसे हो सकता था? अगर अभय गवार था तो मैं उससे भी बुरा हूं। दादाजी, आप मुझे माफी क्यों मंगवा रहे हैं? मैं माफी नहीं मांगूंगी। आप मुझे बास के टीपॉट से बनी चाय भी नहीं पीने देते। ये क्यों पी सकता है? आप पक्षपात कर रहे हैं, लिंगशु शर्मा ने नाराजगी से कहा। क्या तुम मुझे इसलिए नापसंद करती हो क्योंकि मैंने बास के टीपॉट से चाय पी? अभय ने आंखें घुमाई और अवाक रह गया। उसे लगा कि ये हास्यास्पद है। बास का टीपॉट क्या होता है? उसने तो तांग ताई सॉन्ग के टीपॉट से भी चाय पी थी। मुझे माफ करें, मेरी नातिन जिद्दी है और उसके शब्द सख्त है। मैं माफी मांगता हूं, कृपया उसे दोष न दें। यूनचांग शर्मा को पता था कि उनकी नातिन जलन कर रही थी। वो अभय से माफी नहीं मांगेगी तो उन्होंने उसकी ओर से माफी मांगी। प्रेसिडेंट शर्मा, कृपया माफी न मांगे। मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे लिए बास के टीपॉट से चाय बना सकते हैं। मिस लिंगशु का कोई बुरा इरादा नहीं है, वो बस साफ साफ बोलती है। अभय ने हाथ हिलाया।
वो युनचांग शर्मा से माफी मंगवाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। युनचांग शर्मा पूर्वांचल शहर के एंटीक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। वो एंटीक्स के क्षेत्र में एक्सपर्ट थे। इसके अलावा वो 70 साल के बुजुर्ग से माफी नहीं मंगवा सकता था। चखोबास के टीपॉट से बनी चाय बहुत खुशबूदार होती है। युनचांग शर्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए अभय को फिर से चाय चखने का न्योता दिया। ठीक है, मैं चखता हूं। अभय ने हल्के से मुस्कुराया और एक घूंट लिया। उसका मुंह तुरंत बास की खुशबू से भर गया। बास की हल्की खुशबू उसके गले से होते हुए शरीर में चली गई। हालांकि चाय पेट में चली गई थी, लेकिन बास की खुशबू जीभ पर रुकी रही और शरीर को तरोताजा कर दिया। बास का टीपॉट अपनी खुशबू के लिए मशहूर था। चाय शानदार थी, टीपॉट शानदार था, लेकिन इसे पीने के बाद अभय का चेहरा बदल गया। क्या टीपॉट में कुछ गड़बड़ है? अभय ने हल्के से भौहें सिकोड़ते हुए महसूस किया कि टीपॉट से बनी चाय में कुछ अजीब था। क्या हुआ? क्या चाय अच्छी नहीं लगी? युनचांग शर्मा ने अभय का अजीब चेहरा देखकर पूछा। चाय में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीपॉट में कुछ गड़बड़ लगती है, अभय ने धीरे से भौहें सिकोड़ते हुए कहा। क्या बकवास कर रहे हो? ये बास का टीपॉट मेरे दादाजी को एक एंटीक मास्टर ने दिया था। इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? अभय की बात सुनकर लिंगशु शर्मा के चेहरे पर गुस्से की चमक दिखी।